हे गाइस, हाउ आर यू ऑल। मेरा नाम है रमनदीप सिंह। स्वागत है आपका मेरे चैनल एएफएलएम के अंदर। एंड गाइस, आज हम अपना नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज अकाउंट्स एंड ऑडिट। ये जो आपको ऊपर हेडिंग दिख रही है अकाउंट्स एंड ऑडिट, ये एक्चुअल में ये चैप्टर दो कैटेगरी में डिवाइड है। एक है अकाउंट्स ऑफ कंपनीज एंड दूसरा है ऑडिट एंड ऑडिटर्स। जैसे आपको पहला दिख रहा है अकाउंट्स ऑफ कंपनी, तो पहले हम आज इसी को स्टार्ट करेंगे, अकाउंट्स ऑफ कंपनी को। फिर इसी चैप्टर का दूसरा पार्ट है ऑडिट एंड ऑडिटर्स। हमने क्या कर रखा है कि जैसे अलग अलग लेवल पे अलग अलग कर रखा है। जैसे हमने सीएमए फाइनल के कोर्स के अंदर इसको एक ही चैप्टर में डाल रखा है ना। सीए इंटर के अंदर हमने इसको अलग अलग चैप्टर बना रखे हैं, अकाउंट्स का अलग, ऑडिट का अलग। मतलब मेरे कहने के उससे फर्क नहीं पड़ता। हम जो आज चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, चैप्टर का नाम है अकाउंट्स एंड ऑडिट। और ये जो अकाउंट्स ऑफ कंपनीज है, ये जो हम चैप्टर आज पढ़ रहे हैं, उसी से शुरुआत कर रहे हैं। सर, इस चैप्टर का नाम है अकाउंट्स ऑफ कंपनीज। इस चैप्टर में जो हम सेक्शंस कवर करेंगे वो करेंगे 128 से लेकर 138 तक कंपनीज एक्ट के। प्लस इस चैप्टर में जो फॉर्म की सीरीज होगी वो फॉर्म एओसी सीरीज के फॉर्म होंगे। सर, आपको पता है ना, जैसे हम लोगों ने इनकॉर्पोरेशन वाला चैप्टर पढ़ा था तो वहां पे फॉर्म आईएनसी सीरीज के फॉर्म थे, आईएनसी 32, आईएनसी 33। सेम ऐसे ही अगर हम लोग डायरेक्टर्स के बारे में पढ़ते हैं तो वहां पे डायरेक्टर डीआईआर सीरीज के फॉर्म होते हैं, डीआईआर 12 है ना, डीआईआर 2। सेम इसी तरीके से यहां पे चैप्टर का नाम है अकाउंट्स ऑफ कंपनीज, तो उससे अकाउंट्स ऑफ कंपनीज का शॉर्ट में इन लोगों ने बना दिया एओसी। तो यहां पे जो फॉर्म की सीरीज होगी वो एओसी सीरीज के फॉर्म होंगे, मतलब फॉर्म एओसी 1, एओसी 2, एओसी 3, एओसी 4, इस सीक्वेंस के फॉर्म होंगे। सर देखो, अब इस चैप्टर को बुक से स्टार्ट करने से पहले मैं इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड दे देता हूं कि ये चैप्टर हम पढ़ क्यों रहे हैं। सर, आपको पता है किसी भी कंपनी की जो फंक्शनिंग होती है, सर किसी भी कंपनी की जो फंक्शनिंग होती है वो दो कैटेगरी में डिवाइड होती है। एक वो लोग होते हैं जो कंपनी को फंड्स देते हैं, और एक वो लोग होते हैं जो कंपनी को मैनेज करते हैं। एक वो लोग हैं जो कंपनी को फंड्स देते हैं और एक वो लोग हैं जो कंपनी को मैनेज करते हैं। जो लोग फंड्स देते हैं उन्हीं को हम बोलते हैं कंपनी के मेंबर्स, या फिर हम बोल सकते हैं शेयर होल्डर्स। और जो लोग कंपनी को मैनेज करते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? डायरेक्टर्स। उन्हें हम क्या बोलते हैं? डायरेक्टर्स। अब सर एक बात बताओ, मान लो मैं दिल्ली में बैठा हूं और मैंने दिल्ली में बैठकर, क्योंकि मैं दिल्ली में रहता हूं, मैं उसके हिसाब से एग्जांपल लेके बात कर रहा हूं। मान लो मैंने दिल्ली में बैठकर मैंने रिलायंस के, टाटा के, अलग अलग बड़ी बड़ी कंपनीज के शेयर खरीदे, और मान लो मैंने उन कंपनीज में इन्वेस्ट करा। मेरे जैसे बहुत सारे शेयर होल्डर ऐसे होंगे जो अलग अलग शहरों में बैठे हैं और इन बड़ी बड़ी कंपनी के शेयर्स खरीद लेते हैं। और ये सारी बड़ी बड़ी कंपनी ज्यादातर कहां है? मुंबई में। रिलायंस भी कहां है? मुंबई में। टाटा भी कहां है? मुंबई में। अब एक बात बताओ, हमारा पैसा उस कंपनी में लगा है, अब उस पैसे का क्या यूज हो रहा है वो सब कौन संभाल रहे होंगे? उधर के डायरेक्टर्स, उस कंपनी के डायरेक्टर संभाल रहे होंगे। अब मगर मैं तो उस कंपनी की डे टू डे फंक्शनिंग नहीं देख पा रहा ना, मैं तो दिल्ली में बैठा हूं। मेरे को क्या पता उस कंपनी में डेली क्या हो रहा है, मेरे पैसे का क्या यूज हो रहा है, मेरा पैसा कहां इन्वेस्ट हो रहा है, क्या हो रहा है, और जो शेयर होल्डर पैसा लगा रहे हैं उस पैसे का क्या, उससे कुछ फायदा भी पहुंच रहा है या नहीं, कहीं कंपनी लॉस में तो नहीं जा रही। तो इन सब चीजों के लिए ये चैप्टर बनाया गया अकाउंट्स ऑफ कंपनीज की। हर एक कंपनी की एक ड्यूटी बनती है कि हर एक कंपनी क्या करे, एनुअली अपने अकाउंट्स रेडी करे, पूरे पूरे साल के अकाउंट्स बनाए, और शेयर होल्डर्स के आगे हर साल उसको जनरल मीटिंग में, आपको पता है कंपनी लॉ में दो तरीके की मीटिंग होती है, एक होती है जनरल मीटिंग, एक होती है बोर्ड मीटिंग। जनरल मीटिंग किसकी होती है? शेयर होल्डर्स की। बोर्ड मीटिंग किसकी होती है? डायरेक्टर्स की। तो हर एक कंपनी क्या करे, अपने अकाउंट्स रेडी करे, और उसको रेडी करने के बाद शेयर होल्डर्स के आगे पेश करे, ताकि शेयर होल्डर्स देख सकें कि उस कंपनी की परफॉर्मेंस क्या है, उनके पैसे का क्या यूज किया जा रहा है, क्या उनको उस कंपनी में अभी भी इन्वेस्टेड रहना है या नहीं रहना है, उनको वो अकाउंट से कंपनी की परफॉर्मेंस अच्छी लग रही है, बुरी लग रही है, वो सारी चीजें क्लियर होंगी। तो वो जो अकाउंट शेयर होल्डर के आगे पेश किए जाएंगे, तो वो अकाउंट्स किस तरीके से बनाने हैं उस कंपनी को, और उन अकाउंट्स को कहां कंपनी बनाने के बाद कहां रखेगी, वो सारी चीजों के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो मान लो जैसे कंपनी बैलेंस शीट बनाएगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएगी, कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाएगी, तो वो जो बैलेंस शीट आप लोगों ने पढ़ा होगा ना आपके अकाउंट्स के टीचर्स से, आपने कभी कभी स्कूल लेवल पे भी पढ़ा होगा और बाद में भी, कि हमारे इंडिया में जो बैलेंस शीट बनती है वो एज पर शेड्यूल 3 ऑफ कंपनी एक्ट बनती है। तो वो जो शेड्यूल 3 के अकॉर्डिंग हर कंपनी को बैलेंस शीट बनानी है, वो कंपनी एक्ट के इस अकाउंट वाले चैप्टर में बात बोली गई है, सेक्शन नंबर 129 में। तो बेसिकली इस चैप्टर के अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं, आई होप आपको समझ आ गया कि चैप्टर का नाम क्या है, अकाउंट्स ऑफ कंपनीज में हम सेक्शन कितने पढ़ेंगे? 128 से लेकर 138 तक। तो इस चैप्टर में ये सीखेंगे कि कंपनी को अपने अकाउंट्स रेडी कैसे करने हैं, उसे कहां मेंटेन करना है, कहां पे उसे सेव करके रखना है, और उसी को इसके बारे में कब बताना है, कितने दिनों में बताना है, ये सब चीजें हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं। ठीक है जी। तो अब हम इस चैप्टर को बुक से शुरू करते हैं, इसका बेस समझ आ गया, और फिर इसके अंदर कुछ मजा आएगा सीखने को। जरा देखते हैं क्या कहता है। इंट्रोडक्शन।
द शेयर होल्डर्स प्रोवाइड कैपिटल टू द कंपनी फॉर रनिंग द बिजनेस। शेयर होल्डर्स कंपनी में पैसा लगाते हैं बिजनेस को रन करने के लिए। दे आर इन अ वे द ओनर्स ऑफ द कंपनी, तो इसलिए वो शेयर होल्डर्स कंपनी के क्या है, ओनर्स है। बट ऑल ऑफ देम कैन नॉट टेक पार्ट इन मैनेजिंग द अफेयर्स ऑफ द कंपनी एज देयर नंबर इज यूजुअली मच मोर। अच्छा, शेयर होल्डर्स ने कंपनी में पैसा जरूर लगाया, लेकिन क्या सारे शेयर होल्डर मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करते हैं? जैसे मैं एग्जांपल लेके बात करता हूं, मुकेश अंबानी रिलायंस के डायरेक्टर भी हैं और शेयर होल्डर भी हैं। अब वो क्योंकि डायरेक्टर भी हैं और शेयर होल्डर भी हैं, तो वो मैनेजमेंट में भी पार्टिसिपेट कर पा रहे हैं और वो उन्होंने शेयर होल्डर पैसा भी लगाया। लेकिन मेरे तुम्हारे जैसे बंदे जो अलग अलग शहरों में बैठकर स्टॉक मार्केट से किसी पर्टिकुलर कंपनी के शेयर खरीद रहे हैं या आईपीओ वगैरह में किसी कंपनी के शेयर खरीद रहे हैं, तो हमने उस कंपनी में पैसा तो लगाया, लेकिन हम उसकी मैनेजमेंट में तो इन्वॉल्व है ही नहीं, हम उस कंपनी के डायरेक्टर थोड़ी हैं, हम तो खाली शेयर होल्डर हैं। तो हमें भी तो पता होना चाहिए कि हमारे पैसे का क्या यूज हो रहा है, क्या यूज नहीं हो रहा, तो उसी के लिए चैप्टर बनाया गया। बट दे हैव एवरी राइट टू नो एज हाउ देयर मनी हैज बीन डील्ड विद बाय द डायरेक्टर्स इन अ पर्टिकुलर पीरियड। कह रहा है कि भले ही जो शेयर होल्डर जिसने पैसा लगाया वो भले ही किसी कंपनी की मैनेजमेंट में इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन उसका पूरा अधिकार है कि उसको पता होना चाहिए कि उसका पैसा किस तरीके से उस कंपनी में यूज किया जा रहा है। This is why perhaps compulsory disclosure through annual information to the shareholder by director about the working and financial position of the company enable them to exercise a more intelligent, purposeful control over the affairs of the company। तो कह रहा है इसीलिए अकाउंट्स वाला चैप्टर लाया गया ताकि डायरेक्टर्स हर साल कंपनी के अकाउंट्स रेडी करें और शेयर होल्डर्स के आगे पेश करें, ताकि उनको उस कंपनी के अंदर मोर पर्पसफुल डिसीजन लेने में हेल्प हो सके कि उनको आगे इस कंपनी में और पैसा इन्वेस्ट करना है। अगर परफॉर्मेंस अच्छी होगी तो और पैसा इन्वेस्ट करेंगे, और परफॉर्मेंस बुरी होगी तो उनको अपना पैसा निकालेंगे। तो वो सारी चीजों का डिसीजन किसके बेस पे ले पाएंगे? वो कंपनी के अकाउंट चेक कर मतलब बैलेंस शीट वगैरह चेक कर कि वो ढंग से बनी है या नहीं बनी है। फॉर प्रिपरेशन ऑफ एनुअल अकाउंट्स द मेंटेनेंस ऑफ प्रॉपर बुक्स अकाउंट इज अ मस्ट। Section 128 of the Companies Act 2013 contains the provision for books of accounts to be kept by the company। कह रहा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स रेडी करने से पहले बुक्स ऑफ अकाउंट्स प्रॉपर होने जरूरी हैं। आई होप आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट और बुक्स ऑफ अकाउंट में फर्क समझते हो। बहुत सारे बच्चों को नहीं भी पता होता, इसलिए बता रहा हूं। आई होप आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट और बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर फर्क समझते हो। बुक्स ऑफ अकाउंट्स और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, आई होप आप इन दोनों में फर्क समझते हो। सर क्या फर्क है? सर बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऐसे कह सकता हूं कि रॉ मटेरियल है, और इस रॉ मटेरियल के बेस पे फाइनल प्रोडक्ट रेडी किया जाता है, वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती है। जैसे बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर क्या आता है? लेजर्स, जर्नल्स एटसेट्रा, कैश बुक, सेल बुक, ये सब किसका पार्ट है? बुक्स ऑफ अकाउंट्स का। इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स के बेस पे क्या बनती है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सर इसके अंदर क्या आता है? बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, एटसेट्रा। मतलब मेरे कहने की सेंस है कि अगर बुक्स ऑफ अकाउंट्स में गलती है तो कैश फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी गलत ही बनेगी। तो इसीलिए वो ये कह रहा है, इसमें आप जब इस चैप्टर को पढ़ोगे तो यह चैप्टर आपको दोनों चीजों के बारे में बात करेगा, बुक्स ऑफ अकाउंट्स कैसे बनाने हैं और फिर उसके बेस पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे बनानी है, दोनों चीजों के बारे में इस चैप्टर के अंदर बात होगी। ठीक है ना? तो अब आगे बढ़ते हैं, क्या बोलता है जरा देखते हैं। देखो अब ना इस चैप्टर को अब हम पढ़ने जा रहे हैं। इस चैप्टर में ना कुछ डेफिनेशंस हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब प्रोविजन स्टार्ट होने से पहले मैंने तुम्हारे को बोला ना, इस चैप्टर में सेक्शंस हैं 128 से लेकर 138 तक। तो अभी सेक्शन 128 को स्टार्ट करने से पहले भी इस चैप्टर के अंदर कुछ डेफिनेशंस हैं बहुत सारी। ये बेसिकली वो टर्मिनोलॉजीज हैं जो इस चैप्टर में यूज होंगी, तो आपको इन सारी टर्मिनोलॉजीज का मतलब पता होना चाहिए। इसीलिए मैंने पहले यहां पे डेफिनेशंस डाल रखी हैं, जिसमें से ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाली डेफिनेशन है और एक फाइनेंशियल ईयर की डेफिनेशन है, ये दो डेफिनेशन तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इनके ऊपर पेपर में अलग से क्वेश्चन बना हुआ है। तो ये दो इंपॉर्टेंट है, एक ये वाली फाइनेंशियल ईयर वाली और एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाली। ये दो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हालांकि हम सारी ही पढ़ेंगे, जो जो इस डेफिनेशन इस चैप्टर में कवर्ड है हम सारी पढ़ना शुरू करते हैं। देखो सबसे पहले देखो क्या बोल रहा है, इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज विद रिस्पेक्ट टू अकाउंट्स ऑफ कंपनीज। WRT का मतलब है विद रिस्पेक्ट टू। WRT का मतलब क्या है? विद रिस्पेक्ट टू। तो अब हम पढ़ क्या रहे हैं? बुक्स एंड पेपर एंड बुक्स और पेपर। तो कह रहा है इस चैप्टर में एक शब्द यूज होगा बार बार, बुक्स एंड पेपर या बुक्स और पेपर। उसका क्या मतलब है? एज पर सेक्शन 2 क्लॉज 12 ऑफ द एक्ट, बुक्स एंड पेपर और पेपर इंक्लूड्स, मतलब ये फाइनल डेफिनेशन नहीं है, आपको पता है ना,
दो तरीके की डेफिनेशन होती है, एक होती है मीन्स वाली, एक होती है इंक्लूड्स वाली। मीन का मतलब होता है जो बता दिया वही फाइनल, इंक्लूड्स का मतलब होता है जो लिखा है वो तो है, उसके अलावा और चीजें भी कवर हो सकती है। तो ये डेफिनेशन कौन सी वाली? इंक्लूड्स वाली। तो बुक्स एंड पेपर, एंड बुक्स और पेपर इंक्लूड्स बुक्स ऑफ अकाउंट्स। अब बुक्स ऑफ अकाउंट्स सब आपको ऑलरेडी पता है, लेजर, जर्नल्स, ये सब। डीड्स, ये डीड्स क्या है सर? हर एक कंपनी क्या करती है, जैसे आए दिन प्रॉपर्टी बेचती है या खरीदती है तो उसको एक सेल डीड होती है उनके पास, सेल डीड। इसके अलावा अगर मान लो उन्होंने कोई प्रॉपर्टी रेंट पे लिया तो उसके लिए लीज डीड होती है। तो वो सब डीड वगैरह डॉक्यूमेंट्स। नेक्स्ट आते हैं वाउचर। वाउचर समझ आते हैं बिल्स। मान लो आपकी कंपनी ने इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करा तो उसका जो रिकॉर्ड है कि बिल पे हो गया, उसका चालान जो निकल रहा है वो वाउचर है। आपकी कंपनी ने कोई सामान खरीदा तो उसका जो बिल है वो क्या है? वाउचर है। तो ये वाउचर भी किसका पार्ट है? बुक्स ऑफ अकाउंट्स का। राइटिंग्स, डॉक्यूमेंट्स, मिनट्स में, अच्छा राइटिंग डॉक्यूमेंट्स, कंपनी में कोई भी डॉक्यूमेंट पड़ा हुआ है वो भी किसका पार्ट है? बुक्स ऑफ अकाउंट्स का। मिनट्स क्या होता है? समरी ऑफ द मीटिंग। आपकी कंपनी में शेयर होल्डर्स की मीटिंग हुई, डायरेक्टर्स की मीटिंग हुई, तो मीटिंग होने के बाद उसकी एक डिसीजन समरी बनाई जाती है जिसमें ये डिसाइड लिखा जाता है कि आज मीटिंग में क्या क्या डिस्कस हुआ, किस किस चीज का डिसीजन लिया गया। उस समरी को बोलते हैं मिनट्स। प्लस इसके अलावा रजिस्टर्स मेंटेन ऑन पेपर और इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। रजिस्टर्स, हर एक कंपनी को ना बड़े सारे रजिस्टर बनाने पड़ते हैं। जैसे अगर आपकी कंपनी ने लोन ले रखा है, सिक्योर्ड लोन, तो उसके लिए रजिस्टर ऑफ चार्जेस बनाने पड़ते हैं। रजिस्टर ऑफ मेंबर बनाना पड़ता है जिसमें सारे शेयर होल्डर की डिटेल होती है। रजिस्टर ऑफ डिबेंचर होल्डर बनाना पड़ता है जिसमें सारे डिबेंचर होल्डर की डिटेल होती है। तो अलग अलग कंपनियां बड़े सारे रजिस्टर्स बनाती हैं। तो वो सब तो कह रहा है ये सारी चीजें किसका पार्ट है? बुक्स एंड पेपर, एंड बुक्स और पेपर का पार्ट है। तो अब आता है नेक्स्ट, बुक्स ऑफ अकाउंट। अच्छा, अब ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स होता क्या है वो आपको वो बता रहा हूं। और अगर आप देखो तो बुक्स ऑफ अकाउंट खुद किसका पार्ट है? ऊपर वाली डेफिनेशन में यहां पे भी कवर था ये। तो बुक्स ऑफ अकाउंट बुक्स एंड पेपर का पार्ट है। इसको मतलब मैं ऐसे कह सकता हूं, ये बुक्स एंड पेपर और बुक्स और पेपर एक वाइडर टर्म है। कंपनी के अंदर जितने भी डॉक्यूमेंट हैं बिजनेस से रिलेटेड वो सारे किसका पार्ट है? बुक्स एंड पेपर, एंड बुक्स और पेपर का। फिर उसमें बुक्स ऑफ अकाउंट्स भी आ गए, वाउचर्स भी आ गए, डीड भी आ गई, मिनट्स भी आ गए, रजिस्टर्स भी आ गए, सब कुछ आ गया। अब हम बात करते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्या है। अभी मैंने बताया सर बुक्स ऑफ अकाउंट और फाइनेंशियल स्टेटमेंट में फर्क। बुक्स ऑफ अकाउंट रॉ मटेरियल है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइनल प्रोडक्ट है। बुक्स ऑफ अकाउंट में लेजर्स, जर्नल्स, कैश बुक, सेल बुक, कितना खर्चा हुआ, ये सब डिटेल होती है। तो कह रहा है हर एक कंपनी को बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने पड़ते हैं। और बुक्स ऑफ अकाउंट में क्या क्या आता है? पहला, all sums of money received and expended by a company and matters in relation to which receipts and expenditure take place। तो कंपनी को सबसे पहले क्या बनाना पड़ता है? कितना पैसा कंपनी के पास कहां कहां से आ रहा है और कितना खर्चा कंपनी का कहां कहां हो रहा है, इसके रिकॉर्ड मेंटेन करने पड़ते हैं। प्लस ऑल सेल्स एंड परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बाय द कंपनी, कितना माल कंपनी खरीद रही है और गुड्स एंड सर्विसेज की फॉर्म में, और कितना बेच रही है उसका रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ता है कंपनी को। एसेट और लाइबिलिटीज क्या क्या है कंपनी की, उसकी रिकॉर्ड मेंटेन करने पड़ते हैं कंपनी को। प्लस आइटम्स ऑफ कॉस्ट, जो बच्चे कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ चुके हैं उसके अंदर आप लोगों ने कॉस्ट शीट वगैरह जो आप लोग बनाते हो वो भी किसका पार्ट है? बुक्स ऑफ अकाउंट्स का ही पार्ट है। तो ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स में ये चीजें आती हैं। अब इसके बेस पे क्या बनती है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अच्छा, इसका मतलब मैं कह सकता हूं कंपनी ने एसेट खरीदा उसकी जर्नल एंट्री डालेगी, उसको लेजर में डालेगी। कंपनी ने कोई एसेट बेचा उसकी भी डिटेल डालेगी। कंपनी ने कोई खर्चा करा उसकी भी जर्नल एंट्री डालेगी। तो सेम पहले ये सारी जर्नल, लेजर, ये सब चीजें बनेंगी। कैश बुक, सेल बुक, है ना, कितना पैसा आ रहा है, कितना सेल बुक, कितना माल बिक रहा है, वो सब बनेगा। वो सब किसका पार्ट है? बुक्स ऑफ अकाउंट्स का। उसके बेस पे जो फाइनल प्रोडक्ट रेडी होगा वो क्या है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट। पेपर में तुमसे पूछता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्या कवर होता है, और एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट की जो डेफिनेशन है वो सेक्शन 2 क्लॉज 40 के अंदर दी हुई है। और ये याद रखना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट की डेफिनेशन में मीन्स नहीं लिखा, इंक्लूड लिखा है। और इसमें ये 5 चीजें कवर्ड है। मतलब ये 5 तो आपके टिप्स पे होनी चाहिए, लेकिन फाइनेंशियल स्टेटमेंट में वो ये कहना चाह रहा है क्योंकि ये इंक्लूड्स है तो खाली आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में यही सब नहीं होगा, इसके अलावा और चीजें भी कवर हो सकती हैं। और क्या कवर हो सकता है अभी मैं बताऊंगा। पहले अगर हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट की डेफिनेशन देखें एज पर कंपनी एक्ट, तो इसमें पता है वो मेनली 5 चीजें बोलता है। पहली आती है बैलेंस शीट, दूसरा आता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अच्छा, एक चीज और, अगर आपकी कंपनी प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है, मतलब जिसका मेन एम प्रॉफिट कमाना है, जैसे रिलायंस, टाटा, तो ये बनाएंगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, पीएनएल अकाउंट। अगर आपकी कंपनी नॉन प्रॉफिट कंपनी है जिसका मेन एम सोशल वेलफेयर करना है, तो वो कंपनियां तो प्रॉफिट कमा ही नहीं, तो वो फिर पीएनएल अकाउंट नहीं बनाती, वो बनाती है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। क्योंकि उनके पास जो नॉन प्रॉफिट कंपनियां हैं वो सोशल वेलफेयर के लिए बनी है, तो उनके पास जो पैसा आ रहा है वो डोनेशंस की फॉर्म में आ रहा है, तो वो हो गई इनकी इनकमिंग। और जो वो उस इनकम के बेस पे खर्चा कर रही है समाज में, वो हो गया उनका एक्सपेंडिचर। तो पहला हो गया बैलेंस शीट किसका पार्ट है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट का। दूसरा क्या आता है इसमें? पीएनएल। देखो इसमें क्या बोल रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस और इन द केस ऑफ अ कंपनी कैरिंग ऑन एनी एक्टिविटी नॉट फॉर प्रॉफिट एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। आ गई ना, नॉर्मल कंपनी को पीएनएल अकाउंट बनाना है, और अगर आपकी कंपनी का मेन एम प्रॉफिट कमाना नहीं है, सोशल वेलफेयर करना है, तो आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है। फिर नेक्स्ट आता है कैश फ्लो स्टेटमेंट, ये हो गया। नेक्स्ट आता है स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी।
अगर आपकी, इसके आगे इफ एप्लीकेबल लिखा है, अगर आपकी कंपनी के इक्विटी स्ट्रक्चर में चेंज आया है, कैपिटल, इक्विटी कैपिटल बढ़ी है या घटी है, उसके स्ट्रक्चर में चेंज आया है, तो उसकी डिटेल भी आपको लगानी है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर ही, प्लस एक्सप्लेनेटरी स्टोर, जिसको आप नोट्स टू अकाउंट बोलते हो, जिसको आप क्या बोलते हो, नोट्स टू अकाउंट्स। जब आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट बैलेंस शीट आप लोग रेडी करते हो तो आप नीचे लास्ट में नोट्स टू अकाउंट्स देते हो ना, ये उसके बारे में बात हो रही है, उसे बोलते हैं एक्सप्लेनेटरी नोट्स। तो बेसिकली अगर तुमसे कोई पूछे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में 5 चीजें क्या क्या आती है, फटाफट सम अप करो। सर बैलेंस शीट आती है, पीएनएल अकाउंट आता है, अगर प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है, नॉन प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट आता है, कैश फ्लो स्टेटमेंट आती है, इसके अलावा स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी का स्ट्रक्चर आता है, प्लस नोट्स टू अकाउंट्स आते हैं। ये पांचों चीजें किसका पार्ट है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट है। लेकिन नीचे की तरफ क्या बोल रहा है, अगर आपकी कंपनी ये वाली कंपनी है, कौन सी कंपनी है, प्रोवाइडेड दैट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू वन पर्सन कंपनी, स्मॉल कंपनी, डोरमेंट कंपनी एंड अ प्राइवेट कंपनी, इफ सच प्राइवेट कंपनी इज अ स्टार्टअप कंपनी, मे नॉट इंक्लूड कैश फ्लो स्टेटमेंट। अच्छा, इसका मतलब क्या बोल रहा है, इन चार कंपनियों को कैश फ्लो स्टेटमेंट लगाने की जरूरत नहीं है। किस किस को, वन पर्सन कंपनी को, स्मॉल कंपनी को, डोरमेंट कंपनी को, और एक ऐसी प्राइवेट कंपनी जो कि स्टार्टअप कंपनी। सर स्टार्टअप कंपनी इंडिया में वो होती है जिसको डीपीआईआईटी से लाइसेंस मिलता है। हमारे इंडिया में एक डीपीआईआईटी है, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, ये एक डिपार्टमेंट है भारत सरकार का। जो भी कंपनी इस डिपार्टमेंट से लाइसेंस लेती है उसी को हम क्या मानते हैं, स्टार्टअप कंपनी। तो आपके बोलने से कोई कंपनी स्टार्टअप नहीं बन जाएगी। मान लो तुमने नई नई कंपनी बनाई और तुम बोल रहे हो मेरा स्टार्टअप है, तो बोलने से कोई कंपनी स्टार्टअप नहीं होगी। स्टार्टअप कंपनी स्टार्टअप कब मानी जाएगी, जब उसको डीपीआईआईटी से लाइसेंस मिलेगा। तो अगर नॉर्मल कंपनी है तो उसको अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ये सारी चीजें लगानी है, रेडी करके शेयर होल्डर्स को भी पेश करनी है और आरओसी को भी भेजनी है। लेकिन अगर आपकी कंपनी इन चार में से किसी एक में आ रही है, वन पर्सन कंपनी है, स्मॉल कंपनी है, डोरमेंट, ये सारी कंपनी तुम्हारे को मैंने टाइप ऑफ कंपनी वाले चैप्टर में बता दी थी कौन होती है, और एक ऐसी प्राइवेट कंपनी जो कि स्टार्टअप कंपनी है। अगर आपकी कंपनी इन चार में से है तो इन चार कंपनियों को अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर कैश फ्लो स्टेटमेंट लगाने की जरूरत नहीं है, लेकिन बाकी सारी चीजें इनको भी लगानी पड़ेंगी। फिर नीचे की तरफ क्या बोल रहा है, एक चीज बोल रहा है, वो क्या बोलता है, ये बोलता है सर इट मे बी नोटेड दैट this exemption can be claimed only by those private companies who have not committed default under section 92 और 137। सर आप लोगों को ये बात पता होगी, देखो हमारे ना कंपनी लॉ में दो चीजें होती हैं, एक होती है एनुअल रिटर्न, इसके बारे में भी मैं स्टार्टिंग में बता चुका हूं, और एक होती है एनुअल रिपोर्ट। ये एनुअल रिपोर्ट कंपनी लॉ की टर्मिनोलॉजी नहीं है, हम लोग बोलते हैं कंपनी लॉ में तो इसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोला जाता है। क्या बोला जाता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो बेसिकली एनुअल रिटर्न और एनुअल रिपोर्ट में फर्क क्या होता है, एनुअल रिटर्न के अंदर कंपनी का नॉन फाइनेंशियल डेटा आरओसी को फाइल होता है, और एनुअल रिपोर्ट के अंदर कंपनी का फाइनेंशियल डेटा आरओसी को फाइल होता है। यहां पे क्या फाइल होता है आरओसी के पास, फाइनेंशियल डेटा। तो इस एनुअल रिटर्न का जो सेक्शन है ना वो 92 है, और इस एनुअल रिपोर्ट का सेक्शन 137 है। एनुअल रिटर्न का सेक्शन 92 है, एनुअल रिपोर्ट का सेक्शन 137 है। हर एक कंपनी को हर साल एनुअल रिटर्न में क्या होता है, कंपनी के डायरेक्टर कौन है, कंपनी के प्रमोटर कौन है, ये सारी डिटेल यहां जाती है, और कंपनी की बैलेंस शीट, पीएनएल, कैश फ्लो स्टेटमेंट वाली डिटेल यहां जाती है। हर एक कंपनी को हर साल आरओसी के पास अपनी एनुअल रिटर्न और एनुअल रिपोर्ट फाइल करनी पड़ती है। तो वो यही कह रहा है कि अगर आपने सेक्शन 92 या 137 का डिफॉल्ट कर रखा है, इसका क्या मतलब है, अगर आपने एनुअल रिटर्न या एनुअल रिपोर्ट आरओसी को फाइल नहीं करी तो आपको ये वाली एग्जम्पशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। ये वाली एग्जम्पशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा, क्या मतलब है कि आपको अपनी बैलेंस शीट में जो कैश फ्लो स्टेटमेंट नहीं लगानी, ये वाला ऑप्शन नहीं मिलेगा, आपको लगानी पड़ेगी। ये खत्म होने के बाद नेक्स्ट डेफिनेशन आती है आपकी फाइनेंशियल ईयर की, मोस्ट इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल ईयर की डेफिनेशन। सर फाइनेंशियल ईयर की डेफिनेशन क्या चीज है, बड़े ध्यान से सुनना। सर देखो एक चीज समझो, नॉर्मली जब हम आपसे किसी से बच्चा कोई पूछे कि फाइनेंशियल ईयर क्या है, अगर मैं किसी से पूछूं तो बच्चा बोलता है सर 1 अप्रैल से लेकर 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च ऑफ नेक्स्ट ईयर, यही होता है ना। अगर मैं तुमसे नॉर्मली पूछूं कि आपका क्या कहते हैं फाइनेंशियल ईयर क्या है, तो इस साल की 1 अप्रैल से अगले साल की 31 मार्च का। तो जैसे मान लो अगर कोई कंपनी, बड़ा ध्यान से सुनना, मेरे को एक चीज बताना है। मान लो एक कंपनी है एक्स लिमिटेड,
ये कंपनी 1/10/2026 को इनकॉर्पोरेट हुई है। ये कंपनी 1 अक्टूबर 2026 को बनी है। तो इसका फाइनेंशियल ईयर कब क्लोज करोगे आप? सर अगले साल की 31 मार्च को, 31 मार्च 2026 को। करेक्ट, ओके है। अगर यही कंपनी मान लो 31 दिसंबर 2026 को बनी है, इनकॉर्पोरेट हुई है, तो इसका फाइनेंशियल ईयर कब क्लोज करोगे? सर तब भी आप इसका फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च 2026 को ही क्लोज करोगे, मतलब 3 महीने बाद। लेकिन अगर मान लो यही कंपनी एक दिन बाद बने, अगर यही कंपनी 1/1/2027 को बने, इनकॉर्पोरेट हुई है, तो अब इसका फाइनेंशियल ईयर आप, और सॉरी मैं 31 मार्च 2026 कर गया, सॉरी 27 31 मार्च 1/10/2026 को बने, इसका फाइनेंशियल कब क्लोज होगा? अगले साल की 31 मार्च 2027 को। अगर वो कंपनी 31 दिसंबर 2026 को ही बनी है, तब भी इसका फाइनेंशियल कब क्लोज होगा? 31 मार्च 2027 को, मतलब 3 महीने बाद। अगर कोई कंपनी 1/1/2027 को बनी है, मतलब सिर्फ एक दिन बाद बनी है, तो इसका फाइनेंशियल ईयर अब आप 31 मार्च 2027 को क्लोज नहीं करोगे। लॉ बोलता है इसका फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च 2028 को क्लोज होगा। सर समझ रहे हो? सिर्फ एक दिन का गैप है। ये 31/12/2026 को बनी है, तो इसका 3 महीने में फाइनेंशियल क्लोज हो गया। ये एक दिन बाद बनी है 1/1/2027 को, इसका फाइनेंशियल 15 महीने बाद क्लोज हो रहा है, मतलब इस साल के 12 महीने और अगले साल के 3 महीने, 31 मार्च 2028 को। ये है फाइनेंशियल ईयर एज पर कंपनी एक्ट। तो फाइनेंशियल ईयर एज पर कंपनी एक्ट क्या है, जरा पढ़ना। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 क्लॉज 41, financial year in relation to any company or body corporate means the period ending on 31st March every year. Normally financial क्या है? 31st March every year. And where it has been incorporated on or after 1st January of a year. लेकिन अगर आपकी कंपनी 1 जनवरी या उसके बाद बनी है, the period ending on 31st March of the following year. Following का मतलब क्या होता है? Next year. In respect of where financial statement of the company or body corporate is made up. तो अगर आपकी कंपनी 1 जनवरी उसके बाद बने, तो आपका फाइनेंशियल ईयर अगले साल की 31 मार्च को क्लोज होगा, यही मैंने दिखाया। तो अगर नॉर्मली आपकी कंपनी साल के बीच में बन रही है, तो अगले साल वाली 31 मार्च को क्लोज कर दो। जैसे 1 दिसंबर को बनी, 1 अक्टूबर को बनी 2026 में, तो हमने 31 मार्च 2027 को क्लोज कर दिया, मतलब 6 महीने में। 6 महीने भी क्यों? अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 महीने। हाँ, अगर आपकी कंपनी 31 दिसंबर को बनी, मतलब और तब भी 31 तारीख को बनी, तो हम इसका फाइनेंशियल 31 मार्च 2027 को, मतलब 3 महीने में क्लोज कर देंगे। लेकिन अगर आपकी कंपनी 1 जनवरी 2027 को बनी, बस एक दिन का गैप है यहां पे, एक दिन बाद बनी, अब 27 में बनी है 1 जनवरी, तो आपका फाइनेंशियल वो कह रहा है फॉलोइंग ईयर में क्लोज करना, मतलब अगले साल में, तो आपका फाइनेंशियल 31 मार्च 2028 को क्लोज होगा। ठीक है जी, ये बात ध्यान देनी थी। अब नीचे कुछ और बोल रहा है, अब मैं वो क्या बोल रहा है मैं तुम्हें बताता हूं। सर तुम लोगों ने ना अब ये नीचे वाला पैराग्राफ समझाना है, जब ये नीचे वाला, इसको समझाने से पहले मैं एक बात समझाने जा रहा हूं। सर आप लोगों ने ना एक चीज पढ़ी थी स्टार्टिंग में, टाइप ऑफ कंपनी वाले चैप्टर में, एक कॉन्सेप्ट होता है होल्डिंग कंपनी एंड सब्सिडरी कंपनी। एक कॉन्सेप्ट क्या होता है? होल्डिंग एंड सब्सिडरी। जैसे मान लो एक कंपनी है एच लिमिटेड, एक कंपनी है एस लिमिटेड। तो आप लोगों ने वहां पे पढ़ा था कि अगर एच लिमिटेड एस लिमिटेड के मोर देन 50% इक्विटी शेयर्स खरीद लेती है, तो एच हो गई होल्डिंग कंपनी और एस हो गई सब्सिडरी कंपनी। करेक्ट? ये आप लोगों ने पढ़ रखा है। मैंने तुम्हारे को क्या बताई अभी एक बात, कि सर हर एक कंपनी हर साल आरओसी के पास अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट की कॉपी फाइल करती है। अच्छा, जस्ट होल्डिंग जो एच लिमिटेड है, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ एच लिमिटेड, ये आरओसी के पास एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइल करेगी ऑफ एच लिमिटेड। इसको हम नाम देंगे स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल मतलब जब कंपनी अपनी खुद की बैलेंस शीट फाइल करती है, उसे हम बोलते हैं स्टैंड अलोन। अच्छा, सेम ऐसे ही सब्सिडरी कंपनी भी अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट आरओसी को फाइल करेगी। तो ये क्या फाइल करेगी? फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एस लिमिटेड। इसको भी हम क्या नाम देंगे? स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। लेकिन ये जो होल्डिंग कंपनी है ना, ये एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट और फाइल करेगी, होल्डिंग और सब्सिडरी की कंबाइन, एच लिमिटेड प्लस एस लिमिटेड की एक कंबाइंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइल होगी आरओसी के पास,
उसको हम नाम देते हैं कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सर इसका मतलब होल्डिंग कंपनी को आरओसी के पास दो तरीके की बैलेंस शीट फाइल करनी पड़ती है, एक अपनी खुद की और एक होल्डिंग और सब्सिडरी के साथ कंबाइन वाली। और सब्सिडरी कंपनी को खाली एक ही बैलेंस शीट फाइल करनी होती है, अपनी खुद की। तो जो होल्डिंग कंपनी और सब्सिडरी कंपनी अपनी खुद की फाइनेंशियल स्टेटमेंट आरओसी के पास फाइल कर रही है, तो वो तो हो गई उन दोनों की स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और वो जो होल्डिंग कंपनी सब्सिडी के साथ कंबाइन करके फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइल कर रही है, उसे हम बोलते हैं कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और एक चीज याद रखना, कंसोलिडेशन करने की जिम्मेवारी होल्डिंग की होती है, सब्सिडरी की नहीं होती। इसका मतलब होल्डिंग कंपनी आरओसी के पास दो फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइल करेगी, एक अपनी खुद की और एक सब्सिडरी के साथ कंबाइन वाली, मतलब स्टैंड अलोन और कंसोलिडेटेड। और सब्सिडरी खाली एक ही फाइल करेगी, अपनी खुद की स्टैंड अलोन वाली। अब एक चीज समझना, देखो अगर मान लो होल्डिंग इंडिया में है और सब्सिडरी भी इंडिया में ही है, अगर दोनों कंपनी इंडिया में है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप कंसोलिडेशन कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर मान लो होल्डिंग कंपनी इंडिया में है और सब्सिडरी कंपनी यूएसए में है, या उल्टा हो जाए, होल्डिंग यूएसए में और सब्सिडरी इंडिया में, मतलब दोनों में से कोई एक इंडिया में और एक बाहर है, और मान लो दोनों देश में अलग अलग फाइनेंशियल ईयर फॉलो होता है। जैसे मान लो इंडिया में फाइनेंशियल ईयर कौन सा वाला फॉलो होता है, आपको पता है सर, 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च वाला। और मान लेते हैं एग्जांपल समझाने के लिए कह रहा हूं, मान लो यूएसए के अंदर कैलेंडर ईयर को फाइनेंशियल ईयर मानते हैं, सिर्फ समझाने के लिए कह रहा हूं। मान लो वो हो गया, फिर अच्छा कैलेंडर कब सा होता है, 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक का। अब दिक्कत वाली बात यह है कि अगर दोनों का फाइनेंशियल ईयर सेम होता, मतलब इंडिया वाली कंपनी का और बाहर वाली कंपनी का, तो कंसोलिडेशन करने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर मान लो इंडिया वाली कंपनी का फाइनेंशियल ईयर जो होल्डिंग कंपनी है वो डिफरेंट है, और सब्सिडरी जो बाहर के देश में बनी है उसका फाइनेंशियल ईयर डिफरेंट है, मान लो वो कैलेंडर ईयर को फाइनेंशियल ईयर मानते हैं और इंडिया वाले नॉर्मल जो अप्रैल से मार्च वाला होता है उसको फाइनेंशियल ईयर मानते हैं, तो दोनों का बेस अलग अलग है, मंथ्स अलग अलग है, तो यहां पे आप कंसोलिडेशन कर ही नहीं पाओगे, यहां पे कंसोलिडेशन करने में दिक्कत आएगी। तो ऐसे केस के अंदर लॉ कहता है कि आप सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, आरडी के पास जाकर, रीजनल डायरेक्टर के पास जाकर रिक्वेस्ट कर सकते हो कि अगर ऐसी कोई दिक्कत है तो आपको सरकार अलाउ कर दे कि आप भी वो वाला फाइनेंशियल ईयर फॉलो करो जो दूसरी कंट्री में फॉलो हो रहा है। तो इसका अगर आप सरकार के पास जाकर रिक्वेस्ट करोगे और आप उनको ये बोलोगे कि सर हमारी सब्सिडरी कंपनी बाहर है और वो कैलेंडर ईयर को फाइनेंशियल ईयर मानते हैं और हमारे को इंडिया में रहकर आप भी कैलेंडर ईयर को फाइनेंशियल ईयर मानने दो, तो वो आपको अलाउ कर देंगे। तो मेरे कहने की सेंस ये है कि अगर आपकी कंपनी की होल्डिंग बाहर है, सब्सिडरी इंडिया में, या होल्डिंग इंडिया में सब्सिडरी बाहर है, और दोनों का फाइनेंशियल ईयर सेम है और अकाउंट को कंसोलिडेट करना है, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर अलग अलग कंट्री में जो कंपनियां हैं होल्डिंग और सब्सिडरी, उनका फाइनेंशियल ईयर डिफरेंट है, तो उस केस में आप सेंट्रल गवर्नमेंट पे आरडी के पास रिक्वेस्ट करके दोनों को फाइनेंशियल ईयर पैरेलल करवा सकते हो। और आप उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हो कि सर हमारे इंडिया वाले आरडी के पास कि भैया हमारी कंपनी को इंडिया में रहकर वो वाला फाइनेंशियल ईयर फॉलो करने दो जो हमारी सब्सिडरी का है या होल्डिंग का है बाहर वाले देश में, ताकि हम दोनों के अकाउंट्स को क्या कर सकें, कंसोलिडेट कर सकें। तो ये है वो पॉइंट नीचे की तरफ, जरा पढ़ना। Provided that an application may be made by a company or body corporate which is a holding company or a subsidiary or associate company of a company incorporated outside India, मतलब एक कंपनी बाहर की है और उसकी होल्डिंग कंपनी, सब्सिडरी कंपनी, एसोसिएट कंपनी इंडिया में है। अच्छा, अगर होल्डिंग इंडिया में तो सब्सिडरी बाहर, और सब्सिडरी इंडिया में तो होल्डिंग बाहर। आगे, एंड इज रिक्वायर्ड टू फॉलो अ डिफरेंट फाइनेंशियल ईयर फॉर कंसोलिडेशन ऑफ इट्स अकाउंट्स आउटसाइड इंडिया, और आपको अकाउंट्स कंसोलिडेट करने के लिए डिफरेंट फाइनेंशियल ईयर फॉलो करना पड़ रहा है, इंडिया का अलग और बाहर का अलग है। द सेंट्रल गवर्नमेंट ब्रैकेट में पावर किसको डेलीगेट करी हुई है, आरडी को। पहले पावर एनसीएलटी के पास थी लेकिन बाद में किसको दी, आरडी को। मे ऑन एन एप्लीकेशन मेड बाय दैट कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट इन फॉर्म नंबर RD1 अलाउ एनी पीरियड दैट इज फाइनेंशियल वेदर और नॉट दैट पीरियड इज अ ईयर। इसका क्या मतलब है, तो आप इंडिया में रहकर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास आरडी पे रिक्वेस्ट कर सकते हो कि सर हमारे को भी वही वाला फाइनेंशियल फॉलो करने दो जो हमारी बाहर वाली कंपनी का है, भले ही फिर वो इंडिया में फाइनेंशियल माना जा रहा है या नहीं माना जा रहा है, उससे फर्क नहीं पड़ता। अगर हमारा उनके साथ हमें कंसोलिडेट करना तो हम सरकार पर रिक्वेस्ट करके सेम फाइनेंशियल फॉलो कर सकते हैं। तो इसका मतलब अगर वैसे तो इंडिया में फाइनेंशियल फॉलो होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च वाला, लेकिन अगर हमारी बाहर वाली कंपनी का जो फाइनेंशियल ईयर है, होल्डिंग है सब्सिडरी का, वो कैलेंडर ईयर वाला है, तो हम इंडिया में भी कैलेंडर ईयर फॉलो बनाने की रिक्वेस्ट कर सकते हैं ताकि दोनों के अकाउंट्स को कंसोलिडेट करा जा सके। और उसके लिए हमारे को सेंट्रल गवर्नमेंट रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी फॉर्म नंबर RD1 में, और फिर आरडी आपको ऑर्डर पास कर देगा, और उस आरडी के ऑर्डर की कॉपी आपको आरओसी के पास फाइल करनी है फॉर्म नंबर INC 28 के अंदर विद इन 30 डेज ऑफ रिसीविंग द ऑर्डर। मतलब आप आरडी के पास रिक्वेस्ट करोगे RD1 में कि हमारे को डिफरेंट फाइनेंशियल फॉलो करना है, और जब आपको आरडी अलाउ कर देगा तो उस आरडी का जो ऑर्डर आया उसकी कॉपी आपको आरओसी को भेजनी है फॉर्म नंबर INC 28 में 30 दिन के अंदर।
अच्छा एक बात बताओ, जैसे अब तो ये पावर किसके पास चली गई, आरडी के पास, लेकिन पहले तो ये पावर एनसीएलटी के पास थी, तो नीचे उसी के लेके पॉइंट लिखा हुआ है 2019 के बाद से पावर आरडी के पास आई है, लेकिन पहले 2019 से पहले एनसीएलटी के पास थी। तो जो केस एनसीएलटी के पास जा चुके हैं पहले से, वो केस सारे के सारे एनसीएलटी ही निपटाएगा, लेकिन जो नए केस हैं वो सारे कौन देखेगा, आरडी। तो यही कह रहा, अब तो निकले हुए 2019 20 21 निकले हुए, कितने साल हो गए अब तो, वो भी अब तो सारी चीजें, अब तो सारे केस जाते ही होंगे आरडी पे। सर पहला पॉइंट डाला हुआ है, प्रोवाइडेड फर्दर दैट एनी एप्लीकेशन पेंडिंग बिफोर द ट्रिब्यूनल एज ऑन द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ द कंपनीज अमेंडमेंट 2019 शैल बी डिस्पोज्ड ऑफ बाय द ट्रिब्यूनल। डिस्पोज ऑफ मींस हैंडल्ड बाय द ट्रिब्यूनल। तो जो केस पहले से ट्रिब्यूनल पे पड़े थे वो ट्रिब्यूनल ही हैंडल करेगा, लेकिन जितने नए केस हैं, ये फाइनेंशियल ईयर को चेंज करने वाले, एप्लीकेशन लगाने वाले, सारे अब किसके पास जाएंगे, आरडी के पास जाएंगे बस। और ये कुछ नहीं पढ़ना है तो बेकार है, इसी से रिलेटेड था, इसकी रेलेवेंसी नहीं आज की डेट में। अब हम सेक्शन 128 से स्टार्ट करेंगे, मेन प्रोविजन से। डेफिनेशन पोर्शन हमारा इस चैप्टर का खत्म हो गया, आई होप मजा आ रहा होगा। अब हम इस प्रोविजंस को स्टार्ट करना शुरू करेंगे। 128 क्या बोलता है, 129 क्या बोलता है, अब वो देखेंगे। अब आगे बढ़ते हैं गाइस। अब आता है रिक्वायरमेंट ऑफ कीपिंग बुक्स ऑफ अकाउंट, सेक्शन 128। ये हमारा मतलब बेसिकली पहला सेक्शन है। आपको पता है कि इस चैप्टर में हमने सेक्शन 128 से 138 तक पढ़ने हैं। अभी हमने सिर्फ डेफिनेशन पोर्शन वाले सेक्शंस करे थे, मेन सेक्शन अब स्टार्ट हो रहे हैं। अब जरा क्या बोलता है सेक्शन 128, कहता है एवरी कंपनी, अच्छा पहले हेडिंग से क्लियर, रिक्वायरमेंट ऑफ कीपिंग बुक्स ऑफ अकाउंट्स का मतलब क्या है। आपको पता है हर एक कंपनी को बुक्स ऑफ अकाउंट्स रेडी करने पड़ते हैं, बैलेंस बुक्स ऑफ अकाउंट्स का मतलब वही लेजर, जनरल, कैश बुक, सेल बुक, ताकि उसके बेस पे क्या बन सके, आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बन सके, बैलेंस शीट, पीएनएल, कैश फ्लो स्टेटमेंट वगैरह। तो जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स कंपनी बनाती है उसे कहां रखेगी, किस जगह पे रखेगी, कहां मेंटेन करेगी, उसके बारे में सेक्शन 128 में बात की जा रही है। तो ये कहता है एवरी कंपनी। अच्छा जब मैं बोल रहा है एवरी कंपनी, तो एवरी कंपनी का मतलब हो गया भले ही कोई प्राइवेट कंपनी हो या फिर पब्लिक कंपनी हो, दोनों में से कोई भी हो, प्राइवेट हो या पब्लिक हो। इसको थोड़ा ऊपर लेके चलो। कंपनी कोई भी हो सकती है, प्राइवेट भी हो सकती है, पब्लिक भी हो सकती है। कहता है हर एक कंपनी को अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स प्रिपेयर करने और कहां रखने हैं, रजिस्टर्ड ऑफिस के अंदर। सर एक चीज अपने दिमाग में प्रिंट कर लो, देखो कुछ लोग ना बोलते हैं ना ये हमारा हेड ऑफिस है, ये हमारा कॉर्पोरेट ऑफिस है। कंपनी लॉ में ना हेड ऑफिस, कॉर्पोरेट ऑफिस नाम की कोई टर्मिनोलॉजी है ही नहीं। कंपनी लॉ के अंदर सिर्फ दो ही टर्मिनोलॉजी यूज होती है। अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो कंपनी लॉ में दो ही टर्मिनोलॉजी यूज होती है, एक होती है रजिस्टर्ड ऑफिस और एक होती है ब्रांच ऑफिस। कंपनी लॉ में सिर्फ दो ही टर्मिनोलॉजी यूज होती है, एक होता है रजिस्टर्ड ऑफिस, एक होता है ब्रांच ऑफिस। जो आपकी कंपनी का मेन ऑफिस है, जहां पे कंपनी ऑपरेट हो रही है, उसको हम नाम देते हैं रजिस्टर्ड ऑफिस, और जो आपके अदर ऑफिस है उन्हें हम नाम देते हैं ब्रांच ऑफिस। तो जो रियल लाइफ में आप लोग बोलते हो ना ये कॉर्पोरेट ऑफिस है, ये हेड ऑफिस है, बेसिकली वो रजिस्टर्ड ऑफिस होता है। कंपनी लॉ में कॉर्पोरेट ऑफिस और हेड ऑफिस नाम की कोई टर्मिनोलॉजी नहीं होती है। तो अब मान लो अगर मेरी कंपनी मेनली दिल्ली में ऑपरेट होती है, प्लस हमारी अदर ब्रांचेस भी अलग अलग शहरों में, तो जो हमारा दिल्ली वाला मेन ऑफिस है वो हो गया हमारा रजिस्टर्ड ऑफिस, और बाकी सारे क्या हो गए, ब्रांच ऑफिस। तो क्या कह रहा है, हर एक कंपनी को अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स कहां पे मेंटेन करने हैं, रजिस्टर्ड ऑफिस में। एंड अदर रेलेवेंट बुक्स एंड पेपर्स एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर एवरी फाइनेंशियल ईयर। हर एक कंपनी को बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड अदर रेलेवेंट बुक्स एंड पेपर्स कहां मेंटेन करने हैं, फाइनेंशियल बुक्स ऑफ अकाउंट्स, अदर रेलेवेंट बुक्स एंड पेपर्स। अच्छा बुक्स एंड पेपर्स की बात कर रहा तो उसके अंदर वो सारी चीजें आ गई, बुक्स एंड पेपर ये रहा, प्लस इसके अलावा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, तीनों के बारे में बात कर रहा है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ये सब आ गया। कह रहा है ये सारी की सारी चीजें ही, बैलेंस शीट, पीएनएल, कैश फ्लो स्टेटमेंट, कह रहा है ये सारी की सारी कहां मेंटेन करनी है, रजिस्टर्ड ऑफिस में मेंटेन करनी है, और एवरी फाइनेंशियल ईयर की मेंटेन करनी है। फिर अब सेक्शन 128 स्टार्ट हो रहा है यहां से, और क्या बोलता है, सेक्शन 128 स्पेसिफाइड दैट द कंपनी मस्ट प्रिपेयर एंड कीप एट इट्स रजिस्टर्ड ऑफिस द बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड अदर रेलेवेंट बुक्स एंड पेपर्स एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर एवरी फाइनेंशियल ईयर। अच्छा हेडिंग में खाली बुक्स ऑफ अकाउंट्स लिखा हुआ था, लेकिन सेक्शन के अंदर बुक्स ऑफ अकाउंट्स, अदर बुक्स एंड पेपर्स एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और ये तीनों चीजें क्या होती हैं हम लोग ऑलरेडी अभी डेफिनेशन पोर्शन में सीख चुके हैं। ये सारे के बारे में बात हो रही है। तो हर एक कंपनी को बुक्स ऑफ अकाउंट्स, अदर रेलेवेंट बुक्स एंड पेपर्स एंड साथ में क्या कहते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, सारी हर साल की एवरी फाइनेंशियल ईयर की मेंटेन करनी है। और ये जितनी भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वगैरह बनेंगे और बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनेंगे, ये सब क्या देने चाहिए, ट्रू एंड फेयर व्यू देना चाहिए। व्हाट इज ट्रू एंड फेयर व्यू? सर ट्रू एंड फेयर व्यू का मतलब होता है कि एक कंपनी के ऊपर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को रेडी करते वक्त जितने लॉ लग रहे हैं,
अगर उन्होंने वो सारे लॉ ढंग से फॉलो करे हैं तो इसका मतलब उनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर व्यू दे रही है। अगर उन्होंने उसमें कुछ गलत नहीं लिखा है, कोई गड़बड़ी नहीं करी है और सारे लॉ प्रॉपर्ली फॉलो करें। जैसे एग्जांपल लेके बात करते हैं, जब भी कोई कंपनी बैलेंस शीट वगैरह रेडी करती है और बुक्स ऑफ अकाउंट्स रेडी करती है तो आप लोगों को पता है बैलेंस शीट शेड्यूल 3 के अकॉर्डिंग कंपनी एक्ट के रेडी होती है, प्लस साथ में आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो करने पड़ते हैं, प्लस इसके अलावा अगर आपकी कंपनी लिस्टेड है तो सेबी के रूल भी फॉलो करने पड़ेंगे। तो ले दे के एक कंपनी को फाइनेंशियल स्टेटमेंट रेडी करते वक्त जितने लॉ लग रहे थे, अगर उन्होंने सारे प्रॉपर्ली फॉलो करे हैं और फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कोई भी गलत चीज नहीं दिखाई है तो हम बोलेंगे कि आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर व्यू दे रही है। और हर एक कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट लॉ क्या कहता है कैसी होनी चाहिए, ट्रू एंड फेयर व्यू वाली होनी चाहिए। और नीचे की तरफ और यहां पे क्या बोल रहा है, ऑफ द स्टेट ऑफ अफेयर्स ऑफ द कंपनी और इट्स ब्रांचेस। और आपको ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स अपनी जो मेन कंपनी है रजिस्टर्ड ऑफिस उसके भी बनाने हैं प्लस ब्रांचेस के भी बनाने हैं। नीचे बोलता है द बुक्स ऑफ अकाउंट्स मस्ट बी केप्ट ऑन एक्रूअल बेसिस अकॉर्डिंग टू द डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। है तो आपको पता है अकाउंट्स की टर्मिनोलॉजी है कि बेसिक आप लोगों ने अकाउंट्स में सीख रखा है कि आपको अकाउंट्स हमेशा एक्रूअल बेसिस पे बुक करने हैं। आई होप आप एक्रूअल बेसिस सब समझते हो और डबल एंट्री सिस्टम भी समझते हो। तो एक्रूअल बेसिस का मतलब क्या होता है कि हमने किसी को इस साल की ट्रांजैक्शन इसी साल में रिकॉर्ड कर ली, रिगार्डलेस ऑफ कैश आ रहा है नहीं आ रहा। मान लो अगर मैंने किसी को उधार पे सामान बेचा, पैसा मान लो अगले साल आना है लेकिन ट्रांजैक्शन तो मैंने इसी साल कर दी और पैसा मेरा खड़ा हो गया, उससे अब लेना है। दिस इज एक्रूअल बेस्ड ट्रांजैक्शन। और हमेशा ट्रांजैक्शन आपको कैसे करनी है, एक्रूअल बेसिस पे एंड डबल एंट्री सिस्टम पे। ये बेसिक अकाउंट्स की टर्मिनोलॉजी जो आप लोगों को आती होंगी। फिर नीचे क्या कह, अच्छा ये लाइन इंपॉर्टेंट है क्योंकि ना एक बार ना अलग से पूछ लिया था कि हर एक कंपनी को बुक्स ऑफ अकाउंट्स कैसे बनाने होते हैं। तो सर डबल एंट्री सिस्टम पे बनाने होते हैं और एक्रूअल बेसिस पे बनाने होते हैं। नीचे अब आता है प्लेस ऑफ कीपिंग बुक्स ऑफ अकाउंट्स। सेक्शन 128 सबसेक्शन 1 ऑफ द एक्ट रिक्वायर्स एवरी कंपनी, अभी मैंने बताया एवरी कंपनी मतलब प्राइवेट पब्लिक दोनों, टू प्रिपेयर एंड कीप द बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड अदर रेलेवेंट बुक्स एंड पेपर्स एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट एट इट्स रजिस्टर्ड ऑफिस। हर एक कंपनी को अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स, अदर रेलेवेंट बुक्स एंड पेपर्स एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट सारी की सारी चीजें कहां रखनी है, रजिस्टर्ड ऑफिस में रखनी है। हाउएवर all or any of the books of accounts may be kept at such other place in India as the board of director may decide। लेकिन अगर तुम अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स कुछ या सारे रजिस्टर्ड ऑफिस में ना रखकर कहीं और रखना चाहते हो तो रख सकते हो, लेकिन आपको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से परमिशन लेनी पड़ेगी। आगे मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो डिसाइड करेंगे, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिसाइड करने का मतलब क्या है, बोर्ड रेजोल्यूशन पास होगा और बोर्ड रेजोल्यूशन पास होने के बाद जहां भी डायरेक्टर रखना चाहे अगर रजिस्टर्ड ऑफिस के अलावा तो वो कहीं और रख सकते हैं, लेकिन वो अदर प्लेस इन इंडिया होना चाहिए। मतलब इसका मतलब ये कि मान लो अगर आपकी कंपनी दिल्ली में बनी है और रजिस्टर्ड ऑफिस दिल्ली में है तो एक पहला तो लॉ ये बोलता है कि आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स और सारी चीजें कहां रखनी है, रजिस्टर्ड ऑफिस में। लेकिन अगर आप दिल्ली में ना रखकर पंजाब में, मुंबई में कहीं और रखना चाहते हो, आप अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स को रख सकते हो। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बोर्ड रेजोल्यूशन पास करेंगे रख सकते हो, लेकिन जो अदर प्लेस है रजिस्टर्ड ऑफिस के अलावा इट मस्ट बी इन इंडिया। इंडिया के अंदर, इंडिया के बाहर नहीं रख सकते। लेकिन इसमें एक चीज और आगे, when the board so decides, the company is required within 7 days of such decision to file with the register ROC a notice in writing giving full address of that other place. Such intimation is to be made in e-form AOC 5 to the ROC। अगर आप अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स रजिस्टर्ड ऑफिस में ना रखकर कहीं और रखते हो और आप डिसीजन लेते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कि भैया हम अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स रजिस्टर्ड ऑफिस में नहीं रखेंगे, कहीं और रखेंगे, दूसरी स्टेट में रखेंगे, रजिस्टर्ड ऑफिस वाली स्टेट में नहीं रखेंगे या रजिस्टर्ड ऑफिस के अंदर नहीं रखेंगे, कहीं और रखेंगे, तो आप कर सकते हो ऐसा। आपको आरओसी को बताना पड़ेगा फॉर्म नंबर ई फॉर्म AOC 5 के अंदर 7 डेज के अंदर। जब आपने डिसीजन लिया, मतलब जब डायरेक्टर्स ने बोर्ड रेजोल्यूशन पास करा कि हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स रजिस्टर्ड ऑफिस में नहीं रखेंगे, कहीं और रखेंगे, तो वहां से 7 दिन के अंदर आपको आरओसी को बताना पड़ेगा फॉर्म नंबर ई फॉर्म AOC 5 के अंदर। आगे बढ़ते हैं। मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म रूल 3 पेपर में आया था एक बार कि क्या बुक्स ऑफ अकाउंट्स, आजकल आपको पता है डिजिटल जमाना है और आप फिजिकली कॉपी में ना मेंटेन करके अगर आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में मेंटेन करना चाहते हो तो क्या कर सकते हो? आंसर इज यस, बुक्स ऑफ अकाउंट्स को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी मेंटेन किया जा सकता है। तो जरा क्या बोलता है, द मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स और अदर रेलेवेंट बुक्स एंड पेपर्स इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म इज परमिटेड। इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रखना अलाउड है। अगर हम कंप्यूटर में बनाकर उसको ऑनलाइन सर्वर पे सेव करना चाहें, क्लाउड में रखना चाहें तो रख सकते हैं। Such books of accounts or other relevant books and papers maintained in electronic form shall remain accessible in India at all the times so as to be usable for subsequent use। तो अगर आप कह रहे हैं आप उसको बुक्स ऑफ अकाउंट को इलेक्ट्रॉनिकली कंप्यूटर में बनाकर सेव कर अपने पास सेव करके रखना चाहते हो रख सकते हो, लेकिन वो एक्सेसिबल इन इंडिया होने चाहिए। एक्सेसिबल इंडिया का मतलब क्या है? अगर इंडिया में कल को आरओसी वाले आपकी कंपनी पे रेड मारते हैं या कोई भी बंदा अगर आपकी कंपनी पे छापा मारता है और वो आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स को एक्सेस करना चाहता है तो वो एक्सेस कर सके, वो इंडिया में अवेलेबल होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि आपने किसी यूएस के सर्वर में रखवा दिए, वो इंडिया में ओपन ही नहीं हो रहे, तो वो एक्सेसिबल इन इंडिया होने चाहिए। नेक्स्ट, provided that for the financial year commencing on or after 1st day of April 2022
Every company which uses the accounting software for maintaining its books of accounts shall use only such accounting software which has a feature of recording audit trail of each and every transaction, creating an edit log of change made in books of accounts along with the date when such changes were made and ensuring that the audit trail cannot be disabled. Most important, पेपर में इस पे अलग से क्वेश्चन बना हुआ है. अब ये क्या चीज है सर? हमारे इंडिया में एक अमेंडमेंट आई. ये अमेंडमेंट कब आई थी? 1/4/2021 को. उसमें ये बोला कि 1 अप्रैल 2022 या उसके बाद से आपको पता है ना, अलग अलग कंपनियां बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाने के लिए जब अकाउंटिंग एंट्री डालती हैं लेजर के अंदर, जर्नल के अंदर, तो वो अलग अलग अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर यूज करती है. जैसे टैली का नाम सुना होगा आपने, टैली हो गया, बीजी हो गया, अलग अलग अकाउंटिंग, सैप है, अलग अलग अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है हमारे इंडिया के अंदर. तो वो ये कह रहा है कि कोई भी कंपनी कोई भी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर यूज करती है, उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उस सॉफ्टवेयर के अंदर ऑडिट ट्रेल की फैसिलिटी होनी चाहिए. उस सॉफ्टवेयर के अंदर व्हाट इज ऑडिट ट्रेल? ये ऑडिट ट्रेल क्या करता है सर? ये स्टेप बाय स्टेप चेकिंग करता है. ये ऑडिट ट्रेल एक सिस्टम है, एक फंक्शन है सॉफ्टवेयर के अंदर. ये स्टेप बाय स्टेप ट्रांजैक्शन की चेकिंग करता है कि आपने जो एंट्री डाली है वो गलत तो नहीं है. जैसे अगर आप लोग लेजर के अंदर कुछ गलत डालोगे तो जर्नल में भी गलत ही आएगा. तो ये पहले ही आपको इंफॉर्म कर देगा कि ये चीज गलत है. तो बेसिकली कहने की सेंस ये है कि ये क्या करता है? स्टेप बाय स्टेप चेकिंग करता है. एक फीचर है. प्लस इसके अलावा आपके सॉफ्टवेयर के अंदर एडिट लॉग की फैसिलिटी भी होनी चाहिए. व्हाट इज एडिट लॉग? पहले क्या होता था कि बहुत, देखो ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स ना कोई चेक करने नहीं आता. देखो फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो हर एक कंपनी को आरओसी को फाइल करनी होती है हर साल, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनती भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स के बेस पे है. बहुत सारी कंपनियां क्या करती हैं, जो छोटी मोटी कंपनियां हैं, उनकी ट्रांजैक्शन अगर लिमिटेड है तो वो सीधा फाइनेंशियल स्टेटमेंट रेडी करती है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाती नहीं है. ऐसा रियल लाइफ में देखा गया था. अब मगर पहले लॉ तो क्या कहता है, पहले बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनना जरूरी है. तो फिर जब उसको अगर आरओसी कभी किसी कंपनी पे रेड मारता था तो फिर वो कंपनियां 5-5 साल 10-10 साल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक साथ बैठकर रेडी करते थे, बुक्स ऑफ अकाउंट्स रेडी करते थे. तो कह रहा आपके सॉफ्टवेयर में एडिट लॉग की फैसिलिटी होनी चाहिए उस सॉफ्टवेयर के अंदर, ताकि ये पता लग सके कि बुक्स अकाउंट्स कब बने हैं. और अगर आपने, जैसे मान लो आपकी कंपनी में रेड पड़ने वाली और आपको खबर आ गई और आपने एक दिन पहले बुक्स ऑफ अकाउंट चेंज करे हैं, तो सॉफ्टवेयर में डेट आ जाएगी नीचे कि ये एक रात पहले चेंज हुए. इसका मतलब इनको कहीं से खबर आ गई थी कि ये कंपनी क्या, कि हमारी कंपनी में रेड पड़ने वाली है. तो बेसिकली ये एडवांस फीचर होगा. तो आज की डेट के अंदर आपकी कंपनी कह रहा है, लॉ कहता है कि आपकी कंपनी जो भी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर यूज कर रही है वो करती रहे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसके अंदर ये 2 फीचर होने चाहिए. एक तो ऑडिट ट्रेल का और एक एडिट लॉग का. और इन फीचर्स को आप डिसेबल नहीं कर सकते. डिसेबल, ऑडिट ट्रेल वाले को डिसेबल नहीं कर सकते. इंश्योरिंग दैट ऑडिट ट्रेल कैन नॉट बी डिसेबल्ड. अच्छा, हालांकि एडिट लॉग के बारे में कुछ नहीं बोला, लेकिन एडिट लॉग आजकल ऑडिट ट्रेल के साथ ही कंबाइंड होता है. तो इसलिए ना ऑडिट ट्रेल डिसेबल होगा तो एडिट लॉग भी डिसेबल हो जाएगा साथ में. तो बेसिकली आप ये समझो कि आप ऑडिट ट्रेल और एडिट लॉग को डिसेबल नहीं कर सकते. डिसेबल का मतलब क्या है कि आपकी कंपनी, अब दोनों का काम क्या आपको पता है. ऑडिट ट्रेल का काम क्या है, वो स्टेप बाय स्टेप चेकिंग करेगा, कोई गड़बड़ी तो नहीं है. और एडिट लॉग ये बता देगा अगर कोई चेंजेस करें अगर आपने, तो किस डेट को करें वो ये बता देगा. तो दोनों फीचर ओके होने चाहिए ताकि कल को रेड पड़े तो वो चेक कर सके आरओसी वगैरह जो भी आपकी कंपनी में रेड मार रहे हैं कि भैया आपकी कंपनी के अकाउंट ढंग से बने हैं या नहीं बने, और आपकी कंपनी ने कोई इसमें छेड़ाछाड़ी तो नहीं करी है, और अगर करी है तो किस डेट को करी है वो डेट नीचे आ ही रही होगी. इसलिए आपको बंद नहीं करना, और अगर बंद कर दिया तो आपको पेनल्टी लगेगी. आप ये ऑडिट ट्रेल के फीचर को बंद नहीं कर सकते सॉफ्टवेयर के अंदर. और वैसे आजकल तो जो नई कंपनी एडवांस सॉफ्टवेयर बना रही है उसमें ऑडिट ट्रेल को डिसेबल करने का ऑप्शन ही नहीं है. नीचे जब शुरू में आया था तब ऑप्शन था, इसीलिए यहां पे नॉट डिसेबल लिखा है कि जो अगर आपके सॉफ्टवेयर में ऑडिट ट्रेल का ऑप्शन है तो आप उसे इनेबल रखो, डिसेबल नहीं करना. नेक्स्ट, the information contained in the record shall be contained clearly in the completely in the format in which they were originally generated, sent or received, or in a format which shall present accurately the information generated, sent or received, and the information contained in the electronic record shall remain complete and unaltered. ये उसी से कनेक्ट हो गया कि एक बार जब आपने अपने अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में जो भी इंफॉर्मेशन डाल दी, अगर वो बिल्कुल ठीक है तो आप उसको एज इट इज जिस फॉर्मेट में आई थी उसी फॉर्मेट में मेंटेन करोगे और उसे आप अनऑल्टर्ड रखोगे, चेंज नहीं करोगे. हाँ, कई बार ऐसा होता है कि इंफॉर्मेशन डालते हो, कोई इंफॉर्मेशन गलत हो गई, आपसे गलत डल गई, पहले कुछ और डाल लीजिए, बाद में आपको ठीक करनी है, तब आप उसे ऑल्टर कर सकते हो, लेकिन वहां पे डेट विजिबल हो जाएगी. तो कल को कोई पूछे तो तुम्हारे पास जवाब देने के लिए एविडेंस होना चाहिए कि हमसे ये गलत हो गया था इसलिए हमने ऑल्टर करा था. नीचे, द इंफॉर्मेशन रिसीव फ्रॉम द ब्रांच ऑफिसेज shall not be altered and can be kept in a manner where it shall depict का मतलब होता है shows what was originally received
फ्रॉम द ब्रांचेस। अब इसका क्या मतलब है, देखो मैंने अभी तुम्हारे को बताया हर एक कंपनी का एक मेन ऑफिस होता है जिसको हम रजिस्टर्ड ऑफिस बोलते हैं, और जो बाकी ऑफिस होते हैं हम क्या बोलते हैं, ब्रांच ऑफिस। देखो रजिस्टर्ड ऑफिस वाले तो अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स रजिस्टर्ड ऑफिस में मेंटेन कर रहे हैं, ब्रांच ऑफिस वाले अपने बुक्स ऑफ अकाउंट जितनी भी ब्रांचेस में ट्रांजैक्शन हो रही है वो अपने ब्रांच में मेंटेन करते हैं, लेकिन उन ब्रांचेस की ड्यूटी होती है कि अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स की जो उन्होंने वहां मेंटेन करें एक कॉपी वो कहां भेजें, रजिस्टर्ड ऑफिस के अंदर भेजें। तो रजिस्टर्ड ऑफिस यही कह रहा है इस पॉइंट के अंदर कि अगर ब्रांच ऑफिस के बुक्स ऑफ अकाउंट्स की कॉपी रजिस्टर्ड ऑफिस में आई है तो आपकी ड्यूटी बनती है कि वो एज इट इज मेंटेन करो, रजिस्टर्ड ऑफिस वाले लोग उसको ऑल्टर नहीं करेंगे। नेक्स्ट, द इंफॉर्मेशन द रिकॉर्ड इलेक्ट्रॉनिक ऑफ द डॉक्यूमेंट शैल बी कैपेबल ऑफ बीइंग डिस्प्लेड इन लेजिबल फॉर्म। लेजिबल का मतलब होता है अंडरस्टैंडेबल फॉर्म। क्या कह रहा है कि जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स आपको बनाने हैं वो लेजिबल फॉर्म में होने चाहिए, मतलब सामने वाला पढ़ सके, इस तरीके से आपको बनाने हैं, मतलब सिंपल वर्डिंग में होने चाहिए। मतलब अगर जैसे जो मैथ्स कैलकुलेशन है वो तो है ही, प्लस जो आप उनको नोट्स टू अकाउंट डालते हो वो सब इंग्लिश, प्लेन इंग्लिश में होने चाहिए ताकि सामने वाले को समझ आए। नेक्स्ट, there shall be a proper system of storage, retrieval or display or printout of the electronic record as the audit committee, if any, or the board may deem appropriate, and such records shall not be disposed of or rendered unusable unless permitted by law। ये भी इंपॉर्टेंट है। पहले इसका मतलब क्या मैं ये समझा देता हूं। इधर एक वर्ड यूज हो रहा है ऑडिट कमेटी। सर एक चीज सुन लो, ऑडिट कमेटी कभी ऑडिट नहीं करती, याद रखना, लिखा ना ऑडिट कमेटी। ऑडिट कमेटी ऑडिट नहीं करती। ऑडिट कमेटी का काम क्या होता है, आप हर एक कंपनी को एक ऑडिटर अपॉइंट करना पड़ता है जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स को ऑडिट करता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को ऑडिट करता है, और बेसिकली वो कौन होता है, प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो ऑडिट कमेटी ऑडिटर कौन होगा उसके बारे में रेकमेंडेशन देती है। अल्टीमेटली ऑडिटर को अपॉइंट शेयर होल्डर करते हैं, लेकिन ऑडिट कमेटी का काम क्या है कि ऑडिटर का किसको अपॉइंट करना चाहिए कंपनी को, किसको नहीं। एक तो ये रेकमेंड करना, प्लस ऑडिटर ढंग से काम कर रहा है नहीं कर रहा उसकी परफॉर्मेंस को चेक करना, ये ऑडिट कमेटी का काम होता है। और ऑडिट कमेटी हर कंपनी को नहीं बनानी होती, कुछ बड़ी कंपनी को बनानी होती है। इसके बारे में सेक्शन 177 है, वो बाद में हम बात करेंगे। तो और तो वो यही कहना चाह रहा है कि जिन कंपनियों में ऑडिट कमेटी है वहां पे ये सारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स की ढंग से मेंटेन हो रहे हैं नहीं हो रहे, ये कौन देखती है, ऑडिट कमेटी देखती है। और जिस कंपनी के अंदर बुक ऑडिट कमेटी नहीं है वहां पे सारा काम कौन देखते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या करेंगे या ऑडिट कमेटी क्या करेगी, ये इंश्योर करेगी कि आपकी कंपनी ने जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाए हैं वो प्रॉपर स्टोर करे हुए हैं, उनको कोई चोरी ना कर ले, उनका रिट्रीवल होना चाहिए, जब जरूरत पड़े निकाल सकते हैं। डिस्प्ले और प्रिंट आउट मींस अगर हम उनको कल को जरूरत करके फिजिकली निकालने हैं उन इलेक्ट्रॉनिक वालों को तो निकाल भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और नीचे ये क्या बोल रहा है, आप मान लो अपने सारे बुक्स अकाउंट कंप्यूटर में सेव कर रखे हैं, मान लो कल को विंडो ही करप्ट हो गई या मान लो आपका कंप्यूटर का डेटा उड़ गया तो नुकसान हो जाएगा। तो इसलिए हर एक कंपनी को अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स को इलेक्ट्रॉनिकली बैकअप भी मेंटेन करना पड़ता है। जैसे अपने फोन का डेटा होता है तो आपको होता है ना मन में कि फोन का डेटा या व्हाट्सएप चैट डिलीट ना हो जाए या उड़ ना जाए, तो आप उसका पहले से बैकअप मेंटेन करते हो। तो ऐसे हर एक कंपनी को भी अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स का क्या करना पड़ता है, बैकअप मेंटेन करना पड़ता है डेली बेसिस पे। जरा पढ़ना ही है वो पॉइंट। Provided that the backup of the books of accounts and other books and paper of the company maintained in electronic mode, including at a place outside India if any, shall be kept in the servers physically located in India on a daily basis। तो वो ये क्या कह रहा है, अगर आपकी कंपनी जो बैकअप बना रही है, मतलब आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स तो इंडिया में बना रही है, वो तो आपके कंप्यूटर में सेव है, प्लस अगर उसका बैकअप आप इलेक्ट्रॉनिकली मेंटेन कर रहे हो ऑनलाइन, तो वो जो इलेक्ट्रॉनिकली अगर आप मेंटेन कर रहे हो तो इंडिया में ही कर रहे हो तो बहुत बढ़िया। अगर इंडिया के बाहर आप बैकअप, ऐसा हो सकता है कहीं आपकी होल्डिंग कंपनी इंडिया में है, सब्सिडरी बाहर है और आप अपने और ब्रांचेस आपकी बाहर है, तो उस केस में आप लोगों ने भी पढ़ा कि ब्रांचेस वालों को अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स वहां बनाने हैं और उसकी एक कॉपी होल्डिंग मतलब रजिस्टर ऑफिस में भेजनी होती है। तो ऐसे केस के अंदर अगर आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स बाहर भी मेंटेन हो रहे हैं तो उसकी एक इंडियन सर्वर पे भी मेंटेन होना चाहिए कि इंडिया में भी उनका रिकॉर्ड रहना चाहिए। वैसे आज की डेट के अंदर एप्पल हो गया, उनका वर्चुअल स्पेस है ना आई क्लाउड, और गूगल वालों को हो गया गूगल ड्राइव। तो आज की डेट में यहां पे लोग सारा डेटा स्टोर करते हैं अपना, तो इनके सर्वर्स बाहर भी हैं और इंडिया में भी हैं। तो वो यही कह रहा है कि आज के दिन सारी कंपनियां, सारे इनके सर्वर्स मेनली तो ऑपरेट कंपनियां बाहर की, लेकिन इन्होंने अपने इंडियन सर्वर्स बना रखे हैं। तो आज की डेट के अंदर हमारा ये एप्पल, हम जितनी भी स्टोरेज ऑनलाइन करते हैं वो सारी की सारी एप्पल और गूगल ड्राइव के अंदर स्टोर होती है और वो सारे सर्वर इंडिया में लोकेटेड नहीं है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इसमें सिर्फ इतना ही कह रहा है कि हर एक कंपनी को अपने बुक्स ऑफ अकाउंट जो है वो अपने कंप्यूटर में जो आप बना रहे हो तो बना ही रहे हो, प्लस उसका बैकअप डेली बेसिस पे सर्वर पे भी इंस्टॉल करना है और वो सर्वर इंडिया में होने चाहिए। नीचे क्या बोलता है, द कंपनी शैल इंटीमेट टू द रजिस्ट्रार ऑन एनुअल बेसिस द टाइम ऑफ फाइलिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट द नेम ऑफ द सर्वर प्रोवाइडर, सर्विस प्रोवाइडर, द इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस ऑफ द सर्विस प्रोवाइडर और लोकेशन ऑफ द सर्विस प्रोवाइडर। जैसे मान लो आप एप्पल की सर्विसेज ले रखी है आपने आई क्लाउड और आप आई क्लाउड में डाटा स्टोर करते हो, तो नेम ऑफ द सर्विस प्रोवाइडर में एप्पल हो गया, उनका आईपी एड्रेस आप लोगों को पता होगा, हर एक का आईपी एड्रेस होता है वो,
प्लस उनकी लोकेशन, किस जगह का सर्विस प्रोवाइडर है, किस देश से है, ये तीनों चीजें आपको किसको बतानी है, और उसी को जब आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइल करोगे तो उसी को बतानी, उसके अंदर बतानी है। और नीचे क्या बोलता है, वेयर द बुक्स ऑफ अकाउंट एंड अदर बुक्स एंड पेपर आर मेंटेन्ड ऑन क्लाउड। क्लाउड मतलब वही आजकल इसी से कनेक्टेड है, वैसे तो ऑनलाइन ही मेंटेन है। क्लाउड का मतलब क्या होता है, वर्चुअल स्पेस ओवर द इंटरनेट, है ना। एप्पल आई क्लाउड हो गया, गूगल ड्राइव हो गया, सब क्लाउड है, जहां पे अगर आपके फोन का स्पेस कम हो जाता है तो आप लोग ऑनलाइन सेव कर लेते हो ना, तो इसी को हम क्लाउड बोलते हैं। तो व्हाट इज क्लाउड, वर्चुअल स्पेस ओवर द इंटरनेट। ठीक है जी। तो कह रहा है अगर आपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्लाउड पे मेंटेन करे हैं तो वही सर्विस प्रोवाइडर का नाम, उनका नाम, एड्रेस, कहां मेंटेन करे हैं और बुक्स ऑफ अकाउंट्स किसके कंट्रोल में, उन सारी डिटेल आपको देनी है। अब आता है सेक्शन 128 सबसेक्शन 2, ये बात मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। वेयर अ कंपनी हैज अ ब्रांच ऑफिस इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया, इट शैल बी डीम्ड टू हैव बीन कंप्लाइड विद द प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन 1। सबसेक्शन 1 क्या था कि हर एक कंपनी को बुक्स ऑफ अकाउंट्स कहां मेंटेन करने होते हैं, रजिस्टर्ड ऑफिस के अंदर। ये था सबसेक्शन 1 कि हर एक कंपनी को बुक्स ऑफ अकाउंट्स कहां मेंटेन करने हैं, रजिस्टर्ड ऑफिस के अंदर। ये रहा सबसेक्शन 1। तो वो क्या कह रहा है, अब सबसेक्शन 2 क्या कह रहा है, अगर आपकी कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस दिल्ली में है और आपकी कुछ मान लो इंडिया में है और आपकी कुछ ब्रांचेस हैं जो इंडिया में भी है, आउटसाइड इंडिया में है, तो इट शैल बी डीम्ड टू हैव कंप्लाइड विद द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 1 इफ द प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स रिलेटिंग टू द ट्रांजैक्शन इफेक्टेड एट द ब्रांच आर केप्ट एट दैट ऑफिस एंड प्रॉपर समराइज रिटर्न्स पीरियोडिकली are sent by the branch office to the company at its registered office or such other place under subsection 1। अब सर इसका क्या मतलब है, अगर आपकी कंपनी जो है उसका मान लो रजिस्टर्ड ऑफिस इंडिया में है और उसकी कुछ इंडिया में मान लो दिल्ली में है और उसकी कुछ ब्रांचेस दिल्ली के बाहर अलग अलग शहरों में है, कुछ ब्रांचेस आउटसाइड इंडिया भी है, तो कह रहा है कि जो रजिस्टर्ड ऑफिस वाले जो बुक्स ऑफ अकाउंट तो रजिस्टर्ड ऑफिस के अंदर ही बनेंगे, जो ब्रांचेस वाले बुक्स ऑफ अकाउंट्स है वो बनेंगे तो ब्रांचेस में, लेकिन उन बुक्स ऑफ अकाउंट्स की एक समराइज कॉपी कहां पे भेजी जाएगी, रजिस्टर्ड ऑफिस के अंदर। ये बात मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, पहले भी ऊपर भी बता चुका हूं, रजिस्टर्ड ऑफिस में भेजी जाएगी। और नीचे की तरफ क्या बोलता है सेक्शन 120, और ये कब भेजी जाएगी, पीरियोडिक बेसिस पे। यहां पे एक वर्ड लिखा रहा है पीरियोडिकली। देखो पीरियोडिकली का मतलब होता है क्वार्टरली भी हो सकता है, हाफ ईयरली भी हो सकता है, यहां आज पेन क्यों नहीं चल रहा है इस जगह पे, इस कोने में नहीं चल रहा, वैसे चल रहा है। पीरियोडिक का मतलब क्वार्टरली भी हो सकता है, हाफ ईयरली भी हो सकता है, एनुअली भी हो सकता है। जनरली तो पीरियोडिक के अंदर तीनों आ सकते हैं, लेकिन यहां पे ना जब आप नीचे की तरफ पढ़ोगे तो इन्होंने ना पीरियोडिक का मतलब डिफाइन करा हुआ है क्वार्टरली यहां पे, तो इसको आप यहां से जोड़ सकते हो, ये पीरियोडिकली वर्ड यहां से जुड़ा हुआ है। तो हर और एक साल में कितने क्वार्टर होते हैं, 4। तो इसका मतलब ये हो गया कि आपकी कंपनी का जो रजिस्टर्ड ऑफिस है वो इंडिया में है, प्लस आपकी जो ब्रांच ऑफिस इंडिया में, मान लो दिल्ली में एग्जांपल लिया, और आपकी ब्रांच ऑफिस दिल्ली के अलावा कहीं और भी है, प्लस आउटसाइड इंडिया भी है, तो आपकी जो ब्रांचेस हैं उनको अपने बुक्स ऑफ अकाउंट जो उस ब्रांच में ट्रांजैक्शन हो रही है वही मेंटेन करने ब्रांच के अंदर ही, मगर उसकी एक समराइज कॉपी क्वार्टरली बेसिस पे, क्योंकि यहां पे लिखा था पीरियोडिकली, पीरियोडिकली रूल में बताया हुआ है कि यहां पे पीरियोडिकली का मतलब क्या है, क्वार्टरली। वैसे पीरियोडिकली अगर क्वेश्चन बताया जाए तीनों होते हैं, लेकिन यहां पे आप कंफ्यूज ना ही हो तो इसलिए यहां पे हम लिख देते हैं क्वार्टरली, क्योंकि वहां पे लॉ मेकर ने डिफाइन ही कर रखा है। तो पीरियोडिकली का मतलब क्या हो गया, क्वार्टरली। तो आपको क्या करना है, क्वार्टरली बेसिस के अंदर अपने बुक्स ऑफ अकाउंट समरी बनाकर कहां भेजनी है, रजिस्टर्ड ऑफिस में भेजनी है अपनी ब्रांचेस की। और 128 सबसेक्शन 3 क्या बोलता है, दैट द बुक्स ऑफ अकाउंट्स and other books and paper maintained by the company within India shall be kept open for inspection at the registered office of the company or at such other place within India by any director during business hours, and in case of financial information if any maintained outside India, the country outside the country, the copy of such financial information shall be maintained and produced for inspection by any director subject to such condition as may prescribe। इसका क्या मतलब है, हर एक कंपनी जो अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स बना रही है, अगर उन बुक्स ऑफ अकाउंट्स को जो इंडिया में मेंटेन हो रहे हैं, अगर वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स को आपकी कंपनी का कोई भी डायरेक्टर इंस्पेक्ट करना चाहता है, इंस्पेक्शन करने की पावर खाली किसके पास है, डायरेक्टर के पास, ओनली डायरेक्टर के पास, शेयर होल्डर के पास नहीं। अगर आपकी कंपनी का बुक्स ऑफ अकाउंट्स को वो कोई डायरेक्टर या किसी आउटसाइडर के पास भी नहीं है, किसके पास है, खाली डायरेक्टर के पास। अगर आपकी कंपनी का बुक्स, हालांकि बनाते भी कौन है बुक्स ऑफ अकाउंट, डायरेक्टर ही बनाता है। आपको पता है बुक्स अकाउंट्स बनाने की और फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने की जिम्मेवारी किसकी होती है, डायरेक्टर की, लेकिन सारे डायरेक्टर नहीं बनाते ना। मान लो कंपनी में 15 डायरेक्टर है, तो बुक्स ऑफ अकाउंट बनाने की पावर 1 या 2 को दी होती है, आप बनाओगे। अब बाकी के 13 लोगों को तो पता ही नहीं उसमें क्या है, तो अगर कोई डायरेक्टर उसकी इंस्पेक्शन करना चाहता है तो कर सकता है, इंडिया वाले की भी। और अगर बुक्स ऑफ अकाउंट्स आपके कोई ब्रांचेस हैं वो आउटसाइड इंडिया मेंटेन हो रहे हैं
और अगर आपका कोई डायरेक्टर उनको भी इंस्पेक्ट करना चाहता है तो वो कंपनी पे रिक्वेस्ट कर सकता है, और कंपनी की ड्यूटी है कि आपको उस आउटसाइड वाली ब्रांच की डिटेल भी देनी पड़ेगी। नीचे क्या बोलता है, कंडीशंस रिगार्डिंग मेंटेनेंस एंड इंस्पेक्शन ऑफ सर्टेन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन बाय डायरेक्टर्स, रूल 4। अब इसमें क्या बोलता है, द ब्रांचेस ऑफ द कंपनी इफ एनी इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया शैल आल्सो कीप द बुक्स ऑफ अकाउंट्स इन द सेम मैनर एज स्पेसिफाइड इन सबसेक्शन 1। सबसेक्शन 1 मतलब वही ऊपर से कनेक्ट कर रहा है, और सबसेक्शन 1 में क्या लिखा हुआ था, हर एक कंपनी को बुक्स ऑफ अकाउंट्स कैसे बनानी होती है, 128 चल रहा था, अक्रूवल बेसिस पे और डबल एंट्री सिस्टम पे। तो कह रहा है ब्रांचेस भी जो अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाएगी वो इसी मेथड से बनाएगी, सबसेक्शन 1 के अकॉर्डिंग, मतलब वही डबल एंट्री सिस्टम पर एक्रूवल बेसिस पे बनाएगी। और फॉर द ट्रांजैक्शन अफेक्टेड द ब्रांच ऑफिस, फर्दर द ब्रांच आर रिक्वायर्ड टू सेंड द प्रॉपर समराइज्ड रिटर्न एट क्वार्टरली इंटरवल्स टू द कंपनी रजिस्टर्ड ऑफिस एंड केप्ट टू ओपन टू डायरेक्टर्स फॉर इंस्पेक्शन। और वो ब्रांचेस क्या करेंगी, अपने बुक्स ऑफ अकाउंट ब्रांचेस में तो बनाएंगी, प्लस उसकी एक कॉपी किसको भेजेंगी, डायरेक्टर्स को इंस्पेक्शन के लिए। और नीचे की तरफ क्या बोलता है, वेयर एनी अदर फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन मेंटेन्ड आउटसाइड इंडिया, आउटसाइड द कंट्री इज रिक्वायर्ड बाय अ डायरेक्टर, the director shall furnish a request to the company setting out the full details of the financial information sought, the period for which such information is sought। तो ये क्या कह रहा है, अगर इंस्पेक्शन खाली डायरेक्टर कर सकते हैं, तो वो कह रहा है अगर कोई फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन आपकी कंपनी की ब्रांचेस की बाहर मेंटेन हो रही है आउटसाइड इंडिया, और अगर कोई डायरेक्टर उस फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को मांग रहा है, डिटेल को मांग रहा है, इंस्पेक्शन करना चाहता है, तो उसको बताना पड़ेगा कि क्यों मांग रहा है और उसको कौन से पीरियड की चाहिए, मतलब कौन से फाइनेंशियल ईयर की चाहिए, 1 साल की, 2 साल की, 3 साल की, वो भी बताना पड़ेगा। The company shall produce such financial information to the director within 15 days of the date of receipt of request। तो डायरेक्टर किसको रिक्वेस्ट करेगा कंपनी को कि भैया मेरे को आपकी कंपनी के बुक्स ऑफ अकाउंट्स की इंस्पेक्शन करनी है, उसकी डिटेल दो, वो बुक्स ऑफ अकाउंट प्रोड्यूस करो। तो जब वो डायरेक्टर रिक्वेस्ट करेगा उसके 15 दिन में कंपनी की ड्यूटी बनती है कि वो बुक्स ऑफ अकाउंट उसको पेश करे, डायरेक्टर के आगे रखे। नीचे क्या बोलता है, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड अंडर सब रूल 2 and 3, ये रहा सब रूल 2 and 3 shall be sought by the director himself and not by or through his power of attorney holder or agent or representative। मैंने क्या बोला था, ये इंस्पेक्शन करने की पावर खाली डायरेक्टर के पास है, उसके किसी अटॉर्नी के पास, किसी को एजेंट के पास नहीं है, सिर्फ डायरेक्टर खुद ही इंस्पेक्ट कर सकता है और कोई नहीं कर सकता। फिर नीचे 128 सबसेक्शन 4 क्या बोलता है, वेयर एन इंस्पेक्शन इज मेड अंडर सबसेक्शन 3, जब आपकी इंस्पेक्शन सबसेक्शन 3 में हुई, सबसेक्शन 3 यही वाला है, ये वाला, कि कोई भी डायरेक्टर बुक्स ऑफ अकाउंट्स इंस्पेक्ट करना चाहे तो कर सकता है, ये सबसेक्शन 3 हमने पढ़ लिया। आगे डायरेक्टर इंस्पेक्ट करता है, द ऑफिसर एंड अदर एम्प्लॉइज ऑफ द कंपनी शैल गिव टू द पर्सन मेकिंग सच इंस्पेक्शन ऑल असिस्टेंस इन कनेक्शन विद द इंस्पेक्शन विद द कंपनी में रीजनेबली एक्सपेक्टेड टू गिव। यहां पे पर्सन कौन है, डायरेक्टर। तो अगर वो ये कह रहा है कि अगर सब सेक्शन 3 के अंदर किसी डायरेक्टर ने एप्लीकेशन लगाई है कि भैया मेरे को तुम्हारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स इंस्पेक्ट करने हैं, तो एक कंपनी के ऑफिसर और कंपनी के एम्प्लॉइज जो भी उस बुक्स ऑफ अकाउंट्स को अपने पास मेंटेन करने हैं, अपने कंट्रोल में रख के बैठे हैं, उनकी ड्यूटी बनती है कि वो डायरेक्टर के साथ कोऑपरेट करें और डायरेक्टर को जो भी उससे असिस्टेंस चाहिए उस बुक्स ऑफ अकाउंट से रिलेटेड उसको असिस्टेंस दे। मतलब अगर मान लो डायरेक्टर को बुक्स ऑफ अकाउंट्स पढ़ते वक्त किसी पॉइंट पे डाउट आ रहा है और वो पूछना चाहते हैं कि ये एंट्री यहां पे क्यों डली है, तो उसके लिए वो कंपनी के ऑफिसर और एम्प्लॉय तैयार रहें और बताएं कि ऐसा क्यों हुआ है यहां पे। नीचे अब आता है प्रिजर्वेशन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स। हर एक कंपनी को अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स अपने पास मेंटेन करके रखने होते हैं 8 साल के लिए, लेकिन ये तो जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स है ना, फिजिकल के लिए लिमिट थी 8 साल के लिए। अगर आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में है तो वो लाइफ टाइम के लिए मेंटेन होते हैं। इसके ऊपर आरओसी की क्लैरिफिकेशन दी। तो बेसिकली वो ये बोलता है, सेक्शन 128 सबसेक्शन 5 स्टेट्स दैट the books of accounts of every company relating to a period not less than 8 financial year immediately preceding a financial year, or where the company has been in existence for a period less than 8 years in respect of all the preceding years, together with the voucher relevant to any entry in such books of accounts shall be kept in good order। ये बेसिकली फिजिकल बुक्स ऑफ अकाउंट्स के हिसाब से बात हो रही है। अगर आपकी कंपनी को बने हुए 8 साल से ज्यादा हो चुके हैं, तो जिस साल अभी जो करंट ईयर चल रहा है उससे पहले वाले 8 साल के बुक्स ऑफ अकाउंट्स आपकी कंपनी को हमेशा मेंटेन करने, अपने पास रखने हैं रिकॉर्ड में, उससे पहले के आप जला सकते हो। और अगर आपकी कंपनी को अभी बने हुए 8 साल हुए ही नहीं है, मान लो 4 साल 5 साल है, तो जितने साल अभी बने हुए हैं उतने पिछले वाले सालों के आपको सारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करके प्रॉपर्ली अपने पास रखने हैं गुड ऑर्डर में, ताकि फ्यूचर में कोई इसकी इंस्पेक्शन करना चाहे तो कर सकते हैं। लेकिन मैंने क्या बोला, ये पॉइंट सिर्फ फिजिकल के लिए। अगर आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में मेंटेन हो रहे हैं तो आपको लाइफ टाइम मेंटेन करने होते हैं। और नीचे क्या बोल रहे हैं, where an investigation has been ordered in respect of any of the company under chapter 14 of the act, that is inspection inquiry investigation, the central government may direct that the books of accounts may be kept for such longer period as it may deem fit। अच्छा, ऊपर तो वो ये बोल रहा है कि हर एक कंपनी को बुक्स ऑफ अकाउंट्स कितने साल तक के मेंटेन करने हैं, 8 साल के। लेकिन नीचे की तरफ वो ये बोल रहा है कि अगर आपकी कंपनी पे रेड पड़ गई है, हमारे कंपनी लॉ एक चैप्टर है 14, उसमें किसमें डील करता है, इंस्पेक्शन इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन में, जहां पे आरओसी वगैरह आपकी कंपनी पे रेड मारते हैं
इंस्पेक्शन करते हैं, इन्वेस्टिगेशन करते हैं। अगर आपकी कंपनी पे रेड पड़ गई है और इन्वेस्टिगेशन हो गई है, तो उस केस में अगर आरओसी आपको बोलता है कि आपको 8 साल से ज्यादा के बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने पड़ेंगे, तो फिर आप 8 से ज्यादा के मेंटेन करोगे। इसका नॉर्मल कंपनी बुक्स ऑफ अकाउंट खाली कितने साल के मेंटेन करेगी? 8 साल के। लेकिन अगर आपकी कंपनी पे रेड पड़ गई और आपको 8 साल से ज्यादा के बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने के लिए ऑर्डर दिया गया, तो आपको 8 साल से ज्यादा के भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने पड़ेंगे। अब आता है पर्सन रिस्पॉन्सिबल टू मेंटेन बुक्स। वैसे मैंने आपको बोला ना, ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने की पावर जनरली किसके पास होती है? डायरेक्टर के पास। तो अब ये कौन कौन से लोग हैं जिनको बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने होते हैं? तो सेक्शन 126 बता रहा है कि ये लोग मेनली बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन करते हैं। कौन कौन? पहला, एमडी के पास पावर है बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने की। होल टाइम डायरेक्टर इन चार्ज ऑफ फाइनेंस, एक या तो एमडी या होल टाइम डायरेक्टर या सीएफओ या एनी अदर पर्सन ऑफ द कंपनी चार्ज बाय द बोर्ड। इसमें जनरली वो वाले सीए आते हैं, एनी अदर पर्सन में सीए वगैरह आते हैं जो कंपनी हायर करती है बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाने के लिए। तो अच्छा, ये सीए वो वाला सीए नहीं है जो ऑडिट कर रहा है। देखो एक चीज याद रखना, अभी आगे जाके आप पढ़ोगे ऑडिट वाले चैप्टर में, बुक्स ऑफ अकाउंट्स भी जनरली सीए ही बनाते हैं और ऑडिट भी जनरली सीए ही करते हैं। लेकिन जो सीए बुक्स ऑफ अकाउंट्स बना रहा है वो सीए ऑडिट नहीं करेगा। ऑडिट आप किसी दूसरे सीए से कराओगे, क्योंकि जो बना रहा है वो खुद अपनी गलती थोड़ी निकालेगा। तो बेसिकली बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाने की जिम्मेवारी इन 4 लोगों की, इन चारों में और है। मतलब इन 4 में से किसी एक बंदे को बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने की पावर कंपनी दे सकती है। या तो एमडी मेंटेन करेगा, या होल टाइम डायरेक्टर, या सीएफओ, या फिर एनी अदर पर्सन जिसको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑथराइज करते हैं। और नीचे की तरफ क्या दी हुई है? पेनल्टी की। अगर आपने सेक्शन फॉलो नहीं करा तो आपको क्या देनी पड़ेगी? पेनल्टी। मतलब अगर आपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स ढंग से मेंटेन नहीं करे तो आपको पेनल्टी देनी पड़ेगी। और कितनी होगी? कम से कम 50,000 रुपए, और कहां तक हो सकती है? 5 लाख तक जा सकती है। और ये पेनल्टी किसके ऊपर लगेगी? एमडी, डब्ल्यूटीडी या सीएफओ, जिसको भी ये पावर दी गई थी बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने की और उसने मेंटेन नहीं करे, वो इनको ये पेनल्टी देनी पड़ेगी। ठीक है जी। इसी के साथ तुम्हारा सेक्शन 128 खत्म हो गया और तुम्हारी डेफिनेशन पोर्शन खत्म हो गया। बस आज के लेक्चर को यहीं समाप्त करते हैं। आपका एक अच्छा खासा बेस बनवा दिया। इसी तरीके से वीडियोस को प्यार देते रहें। कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग। थैंक्स अ लॉट, बाय बाय। जिन लोगों ने तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि आप लोग को मेरे न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक्स अ लॉट, बाय बाय। लव यू ऑल, टाटा।